अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल साहब। तो जी हम लोग का जो नावल है अभी जो चल रहा है ख्वाब शीशे का अज़ क़लम इफ़्फ़त साहिर ताहिर। तो चलो बढ़ते हैं इस नावल की आज की दूसरी किस्त की जानिब। उनके कदम रखते ही अफंदी हाउस में गोया एक भूचाल सा आ गया था। सभी बड़े हॉल में इकट्ठे हो गए थे। एक तरफ वो सब थे, दूसरी तरफ वक़ार अफंदी और इसकी ओट में खड़ी हसीन ज़रनिगार। सिद्दीक़ा भाभी तो दिल ही दिल थाम लिया। भाग के आगा जान को बुला लाई। ये कौन है वक़ार? उन्होंने आते ही जिस अंदाज में पूछा। वक़ार ने बड़ी भाभी को गलत निगाह से देखा। फ़ारान अफंदी बेयकीनी से वक़ार को देख रहे थे। शादी कर ली है मैंने, कल वलीमा था मेरा। तो क्या यह दुरुस्त कह रहा था? मजाक ही मजाक में सच बोल रहा था। इनका सर चकराने लगा। आगा जान आराम से बैठ के बात करते हैं। मुबीन आफंदी ने बाप को ठंडा करना चाहा। सिद्दीक़ा भाभी ने बदमज़ाहों का शोहर को घूरा जो क्लाइमैक्स पर पहुंचकर सीन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। यह है वो औरत जिस पर पैसा लुटाया है तुमने, अपना फ्लैट बेचा है इसके लिए? आगा जान दहाड़े तो ज़रनिगार ने डर कर वक़ार की शर्ट को मजबूती से मुट्ठियों में जकड़ लिया। इसके वजूद के लर्जिश बआसानी महसूस कर सकता था। जी बाबा जान, शादी कर ली है मैंने, बीवी है ये मेरी, इस घर की बहू। वो बड़ी हिम्मत से बोला। माँ जी तेज़ी से आगे बढ़ी। बकवास मत करो वक़ार, क्यों दिल जलाता है माँ बाप का? झूठ न बोल। उन्होंने प्यार से राज दुलारे गए चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भरकर अपने मखसूस अंदाज में इसे डांटा। सच बोल रहा हूँ माँ जी, बहू है ये आपकी, शर्म तो नहीं आ रही बड़ों के सामने अपनी बेशर्मी का एतराफ़ करते? राबिया से बात तय हो चुकी थी है तुम्हारी? सिद्दीक़ा भाभी चीखी। कहाँ से लाए हो इसे? किसी शरीफ घराने की तो नहीं होगी, वरना तुम्हारे साथ यूँ ही न चल पड़ती। आगा जान ने हक़ारत पुर लहजे में कहते वक़ार अफंदी की बर्दाश्त का गोया इम्तिहान ही तो ले डाला। शरीफ ही है तभी भाग के नहीं निकाह करके आई है। शरीफों की औलाद होती तो उसके माँ बाप चोरी छुपे तुम्हारे साथ रुखसत न कर देते, हमें बुलाते, हमसे मिलते, और ना ही तुम्हें चोरी छुपे शादी करने की ज़रूरत पेश आती। इतना ही नस्ब वाला ख़ानदान था तो हमें लेकर जाते इसके घर। सिद्दीक़ा भाभी का तो सदमा बहुत बड़ा था। बहन को दिए जाने वाले लारे धरे के धरे रह गए थे। वक्त गुजर गया था बाबा जान, अब ये आपकी बहू है। वक़ार अफंदी ने मसालहत आमेज़ अंदाज अपनाया। हरगिज़ नहीं। आगा जान गरजे। जहाँ से उठा के लाए हो वहीं फेंक के आओ उसे। तुम्हारा खाली बैंक अकाउंट इसकी शराफत की सारी कहानी सुना रहा है। वो तलखी भरे तंज़िया लहजे में बोले। मान जाओ वक़ार, बच्चे गलतियाँ करते रहते, अगर तलाफ़ी करने का मौका मिल रहा है तो कर लो, वापस पलट आओ। माँ की आंखों में आंसू देख कर वक़ार का दिल तड़प उठा। अपनी बात मुकम्मल करते उन्होंने अपना दुपट्टा उतार के वक़ार के पाँव में डाल दिया था। माँ जी, वक़ार शिशदर तो रह गया, शिशदर था, और ज़रनिगार का दिल भी कहीं गहराइयों में डूब गया था। तुझे अपनी माँ की इज्जत का वास्ता, अगर शादी कर ही ली तो तलाक दे दे। इसे इस उम्र में तुझे खोने का हौसला नहीं है मेरे अंदर। वक़ार अफंदी के कदम गोया ज़मीन ने जकड़ लिए थे। इसने बेबसी से चेहरा मोड़ कर ज़रनिगार की तरफ देखा, जो फ़क चेहरा और पलकों की बाज में आंसू लिए इसके फ़ैसले की मुंतज़िर थी। वो इसके दमों और कौल के सच्चा होने की मुंतज़िर भी। वक़ार अफंदी का दिल पैरों में पड़े माँ के दुपट्टे में अटकने लगा। इसने झुककर दुपट्टा उठाया, नरमी से माँ के सर पर डालकर इन्हें गले से लगा लिया। माँ की शर्ट ज़रनिगार के हाथों से छूट गई। इसने फैसला कर लिया था कि माँ और बीवी में से किस को चुनना है। इसने पपड़ी ज़्यादा होठों पे ज़बान फेर के इन्हें तर करने की कोशिश की थी। तलाल की मामा ने फ़ोन करके मंगनी की तारीख मांगी तो ताई जान ने मेहर माँ के बाबा से पूछ के बताने का कह दिया। अभी सब्र करो, दिन ही कितने गुजरे हैं फ़ारान की मौत को। मुबीन आफंदी ने इन्हें टोक दिया। बस भी करे मुबीन साहब, पूरा घर मुस्तकिल एक शौक की कैफियत में है। अच्छा है, सबका ध्यान बटेगा ज़रा। वो उकता कर बोली। आगा जान की तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्होंने फिर कहा। वो भी इसीलिए वो फ़ारान का गम दिल से लगाए बैठे हैं। कुछ माहौल में तब्दील करेंगे तो सबकी सोच भी बदलेगी। वो अपनी बात में वज़न पैदा करते हुए बोली। बात करता हूँ मैं आगा जान और सुहेल से। उन्होंने पुरसोच अंदाज में कहा। बीवी की बात इनकी दिल भी लगी थी। वो नन्ही यूशे का तकिया सीधा करके कंबल ठीक करने लगी। अब वो मुतमईन थी, शौहर के जहन को जिस तरह लगाना चाहती थी लगा चुकी थी। आगा जान भी ज़रा सी पसो पेश के बाद मान गए तो घर में खुशी की लहर सी दौड़ उठी। मैं वापस दुबई जाना चाहती हूँ। रात के खाने की मेज़ पर सिमरा ने किसी को मुखातिब किए बगैर ऊंची आवाज़ में कहा तो सभी इनकी तरफ देखने लगे, माँ सिवाय मोहित जो इत्मीनान से खाना खा रहा था। आगा जान भी अब इन सब के साथ मिल के खाना खाते थे। वो भी हैरान हुए, फिर बेचैनी से बोले, मगर क्यों?
فرحان نے تو کہا تھا کہ سب کچھ سمیٹ کر یہاں آ رہا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ سارے ماحول پر ایک سوگوار سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ وہ تو نہیں رہا، مگر اب تم اور میرا پوتا ہمیشہ اس گھر میں رہو گے، آغا جان نے بشاشت سے کہتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ مگر موہت کی جاب ہے وہاں۔ انہوں نے اپنا پلڑا بلند رکھنے کی صحیح کی۔ کسی کو کیا پتا کہ وہ ریزائن کر کے آیا تھا؟ ہماری تو پشتوں میں کسی نے نوکری نہیں کی، وارث ہے یہ ہمارے وسیع کاروبار کا، آغا جان نے کھلے دل سے کہا تو سمرا کے ہونٹوں پہ ہلکی سی پھیکی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل نہیں لگ رہا یہاں آغا جان؟ ماحول بدلے گا تو دل بھی لگ جائے گا۔ مہرماں کی منگنی کی تاریخ طے کر رہے ہیں ہم، ہلے گلے اور رونق سے دل بہل جائے گا سب کا۔ تائی جان نے بشاشت کا لبادہ اوڑے ہوئے سمرا کو خبر سنا دی تو وہ چھٹکی۔ مہرماں؟ انہوں نے دھیرے سے دہرایا۔ تائی جان مسکرائے۔ یاد ہے تمہیں جب تم یہاں سے گئی تھی تو وہ 8 سال کی تھی مہرماں، اور اب دیکھو منگنی ہونے والی ہے اس کی۔ طلال نام ہے لڑکے کا۔ ہاتھ سے سامنے بیٹھی مہرماں کی طرف اشارہ بھی کیا۔ سیاہ بالوں والی وہ بڑی پیاری صورت کی لڑکی تھی، مگر آپ بھول رہی ہے کہ بچپن میں مہرماں اور موہت کا رشتہ طے کر دیا تھا آغا جان نے۔ کیا ہوا؟ ایک دھماکہ سا ہوا تھا وہاں۔ سب تو رہے ایک طرف، خود موہت بھی ششدر رہ گیا، اور مہرماں، اس کی نظروں میں تو زمین اور آسمان گھوم گئے۔ کھانے کی میز پر یکبار سناٹا پھیل گیا۔ سمرا کے چپتے ہوئے سوال کے جواب میں آغا جان ساکت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ صدیقہ بھابھی بھی ہکا بکا سی تھی، مگر فوراً ہی ہڑبڑا کا حواس میں لوٹی۔ ارے واہ! انہوں نے زبردستی کی ہنسی میں ان کی بات اڑانی چاہیے۔ تمہیں یاد ہے وہ بچپنے کی بات؟ اللہ نے بڑی اچھی یادداشت دی ہے بھابھی، ماضی کی ساری باتیں یاد ہے الحمدللہ۔ وہ نگاہ غلط انداز ان پر ڈالی۔ اب تو بہت وقت گزر گیا ہے سمرا، بچے بڑے ہو گئے، بچپن کی باتیں بچپن کے ساتھ ہی رہ جاتی ہیں، مبین صاحب نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے موضوع کو لپیٹا۔ جانتے تھے کہ طلال کے ساتھ رشتے میں بیٹی کی ضد بھی شامل تھی۔ موہت اول دھچکے کے بعد سر جھٹکتا اپنے کھانے میں مگن تھا، البتہ لڑکیاں منہ اٹھائے کبھی ایک فریق اور کبھی دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی۔ کیسا دھماکہ ہوا تھا اچانک؟ مگر مہرماں ابھی تک سن کی کیفیت میں تھی، ساکت تو جامد۔ صدیقہ دل ہی دل میں جتنا تل ملاتی وہ کم تھا۔ ماضی میں اس چھپکلی کی اتنی ہمت کہاں ہوتی تھی کہ آغا جان کے سامنے ذرا سی اونچی آواز میں بات کرتی، کجا یوں طنزیہ گفتگو کرنا۔ انہوں نے شکایتی نظروں سے آغا جان کی طرف دیکھا، اور یہ دیکھ کر ان کا دل دہک سے رہ گیا کہ آغا جان اب اطمینان سے کھانا کھا رہے تھے، یعنی ان کا سمرا کو گھر گھرکنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ مہرماں کرسی گھسیٹ کر اٹھی تو ماحول میں ارتعاش سا پیدا ہوا۔ کہاں؟ کھانا تو کھا لو۔ صدیقہ نے جزبوس ہو کر بیٹی کو تنبیہ نظروں سے دیکھا، مگر لہجہ نرم ہی رکھا، لیکن لہجے کی نرمی والی پابندی مہرماں پر تو نہیں تھی نا۔ کھا لیا امی، ضرورت سے زیادہ ہی پیٹ بھر گیا آج تو، بہت تلقی اور تنزیہ سے کہتی وہ کھٹ کھٹ کرتی، یہ جا وہ جا۔ جب پرانی باتوں اور رشتہ داریوں پہ دھول پڑ چکی ہے تو اب ہمیں یہاں روک کر کون سا نیا سلسلہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ڈونگا اٹھا کے اپنی پلیٹ میں سالن نکالتی سمرا کا لہجہ بہت تیکھا تھا۔ صدیقہ بھابھی کی مانو کرسی پر سے کانٹے آگ آ گئے، یوں پہلو بدلتی تھی کل کی دبی دبائی سمرا آج ایک جوان بیٹے کا مان لیے ہوئے سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، تم جو چاہو گی وہی ہوگا سمرا، مگر تم دونوں کہیں نہیں جاؤ گے۔ اچانک آغا جان بولے تو گویا مبین صاحب کی فیملی کے سر پر چھتان گری تھی۔ سمرا نے بڑی جتاتی ہوئی تیکھی مسکراہٹ صدیقہ بھابھی کی طرف اچھالی اور کھانا کھانے لگی۔ کیا مطلب ہے آغا جان؟ کیا ہوگا؟ صدیقہ بکھلاتی ہوئی متوش سے پوچھنے لگی۔ ابھی کھانا کھاؤ سب لوگ خاموشی سے، مرنے والا نہیں ہوں ابھی میں، بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے اس موضوع پر۔ آغا جان نے جس طرح جھڑکنے والے انداز میں بات کی، اس سے صدیقہ کے دل کو ٹھیس لگی۔ کتنی آسانی سے باور کروا دیا تھا کہ وہ بیٹیوں کی ماں ہے۔ چچی جان نے آنکھ کے ہلکے سے اشارے سے انہیں چپ رہنے کو کہا۔ وہ بدقت خود پر ضبط کرتی کھانا زہر مار کرنے لگی۔ شکر بھی ادا کیا۔ مہرماں اٹھ کے جا چکی تھی۔ سہیل افندی کا کردار یوں بھی ہر موقع پر غیر جانبدارانہ ہوتا تھا، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ اس کے بعد سمرا اطمینان سے کھانا کھاتی رہی۔ صدیقہ کو انتظار رہا کہ اب وہ دوبارہ اپنی دبئی واپسی کا مطالبہ دہرائے گی، مگر یہ انتظار ہی رہا۔ وہ اندر ہی کھولتی رہ گئی، اور یہ کھولتا لاوا کمرے میں آ کر شوہر کے سامنے نکلا۔ دیکھ لیا، بڑا شوق تھا آپ کو بھائی بھاوج کو واپس لانے کا، کیسی ناگن بن کے لوٹی ہے، زہر سے بھری۔ وہ خود بھی کسی ناگن کی طرح ہی پھنکاری تھی۔ اوفو، کیا ہو گیا صدیقہ؟ ایسے ہی
बरसबील तस्करा बात करती सिमरा ने। वो कौन सा रिश्ता मांग रही है? मुबीन साहब को आगा जान के जवाब ने अंदर से परेशान तो कर दिया था, मगर सिद्दीक़ों के सामने इस बात का एतराफ़ करने का मतलब एक लंबी जंग और इनसे जीतने की ताकत मुबीन साहब में न थी। वो गड़े मुर्दे उखाड़ने आई है यहाँ। मुबीन साहब जाने दे इसे दुबई वापस, यहाँ रही तो बहुत सी जिंदगियाँ तबाह करेगी। सिद्दीक़ा तिल मिलाकर बोली, एक तो तुम औरतों को बड़ी बड़ी बीमारी होती है, फ़ौरन ही इंतहा पे उतर आती हो। मेहरमा की मंगनी तय है और ख़ुद आगा जान ने तय की है। वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी की दिल की आज़ारी हो। मुबीन साहब को आस थी और अभी और दिल आज़ारी करनी बाकी है। देखा नहीं किस तरह बोले हैं मेरे साथ बच्चों के सामने। इनका गुस्सा किसी तौर ठंडा नहीं हो रहा था। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो थम सी गई। आ जाओ, ऊंची आवाज़ में कहा। फिर दरवाज़ा खोलकर मेहरमा को कमरे में दाखिल होता देखकर उन्होंने ज़ोर से हाथ में पकड़ी सफ़ेद चादर झाड़ी और जलकर शोहर से बोली, अब जवाब दीजिएगा इसके सवालों का जो फजूलियत बकी है आपकी भावज ने। सिद्दीक़ा मुबीन साहब से सख्ती से बोली, धीमा मगर गुस्से लहजा वाले अंदाज में सर झटक कर तकिए का ग़िलाफ़ ठीक करने लगी। ये क्या मसला खड़ा कर रही है चची? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यूँ सब के सामने मुझे डिस्कस करना। मेहरमा अंदर से बेचैन थी, नाराज़ी से बोली, 14 सालों के बाद बीबी रानी को याद आया कि बचपन में बेटे का रिश्ता तय हुआ था। हाँ। सिद्दीक़ा रह न सकी थी, तिनक कर बोली, मैं आगा जान से बात करूँगा महरू, तुम टेंशन मत लो, वो सिमरा को भी समझाएंगे। अभी यूँ वो सदमे में है। सदमे से बेहतर था वो इद्दत में होती। कम अज़ कम मुँह फाड़ के जेठों के सामने तो ना बोलते। सिद्दीक़ा तिल मिलाई, टेंशन की मरीज़ा है वो। डॉक्टर ने केस हिस्ट्री देखी है इसकी, 2 बार कोमा में जा चुकी है माजी में वो। अभी भी इसका इलाज चल रहा है इद्दत में, इसलिए नहीं बैठ सकी। मुबीन साहब ने इन्हें याद दिलाया। हाँ, बहाने हैं सारे। उन्होंने मुतासिर होने वाले अंदाज में सर झटका था। मेहरमा बोर होने लगी, कमाल है इसे कोई सीरियस ही नहीं ले रहा जिसका मसला था। बहरहाल आप अच्छी तरह इनकी खाल खोल दें। आइंदा मेरे नाम अपने उस मगरूर और ख़ुद पसंद बेटे के साथ हरगिज़ ना ले, वरना मैं ख़ुद इनको जवाब दे दूंगी नेक्स्ट टाइम। मेहरमा कतियत से कहा। वैसे ही थी, कतई और 2 टोक। डोंट वरी बेटा जी, सब ठीक होगा। वो तो यूं ही तुम्हारी चची से बरसबेल तस्कीरा बात करती, वरना इन 14 सालों में उन्होंने कौन सा कभी पलट कर देखा था। मुबीन साहब ने इसे मुतमईन कर दिया। वो अपने कमरे में आई तो मलाइका योशे को सुला चुकी थी। मलहा सोने के लिए लेट चुकी थी। उफ, मेहरमा क्लचर उतार के बालों में दोनों हाथ चलाकर एसी की कूलिंग को महसूस किया। क्या हुआ, कुछ बात बनी? मलाइका ने पूछा। वो भी शदीद हैरत में थी। भला एक इतनी अहम बात इन सब से क्यों छुपाई गई थी? बात कुछ थी ही नहीं। अब्बू कह रहे थे बात करेंगे आगा जान से। ऐसे ही कुछ लोगों की आदत होती है सबके नज़रों में आने की। वो कोहनी के बल इसके बेड पर यूशे के पास लेटते हुए इत्मीनान से बोली, फिर नरमी से सोए हुए गपलू से भांजे को गाल को चूमा और हल्की सी हंसी के साथ बोली, सियासी बयान समझती हैं ना आप? ये वही है। मलाइका ने पुरसोच अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। जब तक मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक इस मामले की संजीदगी से नज़र नहीं चुराई जा सकती। महरूम, तुम्हें पता है आगा जान ने चची से कहा जो वो चाहेगी वही होगा। मलाइका ने इससे वो बात बताई जो अभी तक इसने छुपा रखी थी। मेहरमा सीधा हो बैठी बेयकीनी से। उससे 4 साल बड़ी बहन को देखा, तुम उठ कर चली गई थी तब। मलाइका ने गहरी सांस भरी। आप देखना अभी इन चची का दिमाग तो मैं सेट करूँगी, वो भी बहुत अच्छे से। मेहरमा ने दांत पीसते हुए मलाइका से नहीं बल्कि ख़ुद से भी गोया अहद किया था। सिमरा ने 14 साल पुराना रिश्ता याद करवा कर सायरा चची के भी गोया कलेजे पे हाथ डाल दिया था। देख रहे हैं सिद्दीक़ा भाभी की किस्मत, घर बैठे रिश्ते पे रिश्ता मिल रहा है बेटियों को। वो शौहर के सामने कुलस रही थी सारा दिन। सिद्दीक़ा भाभी की जी हुजूरी में गुजारने के बाद चाची को सुहेल अफंदी ही गनीमत लगते, जिनको वो सब कुछ सुना कर दिल का बोझ उतार कर हल्का कर लिया करती। भाई इनकी बेटियों की किस्मत। उन्होंने हमेशा की तरह गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए ऐनक लगाई जो क़ससुल कुरान उठा ली। चची जान दिल मिलाई, आप ही की वजह से ना, वरना एक ही उम्र थी तज़य्यन और महरमा। आगा जान ने भी इन्हीं का सोचा। तब तो तुमने अल्लाह का भी शुक्र अदा किया था कि इतनी छोटी उम्र में इस तरह का कोई बचकाना फ़ैसला तुम्हारी बच्चियों के लिए नहीं किया। आगा जान ने सुहेल अफंदी ने सादगी से इन्हें याद दिलाते हुए मतलूबा बाबा निकाला और तकिए से टेक लगा ली। चची जान जुज़बुज़ होकर शोहर को देखने लगी। बस आप तो हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया करे, कभी कोई फ़ैसला अपनी अक्लमंदी से भी कर लिया करे। जल कर बोली, भाई ये फ़ैसले करने और बच्चों के बारे में सोचने का डिपार्टमेंट तुम्हारा है। उन्होंने लापरवाही
दवाई से जान छुड़ाते हुए अपनी पूरी तवज्जो किताब की तरफ कर ली तो चची जान बड़बड़ा कर रह गई। वक़ार ने माँ जी का दुपट्टा उठाकर इनके सर पर रखा तो उन्होंने जवान जहान बेटे को अपने नातवा बाजों की गिरफ्त में ले लिया और रोने लगी। बेटा इन्हीं का था, इनका तरीक़ाकार कामयाब हो गया, वो इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला था। सिद्दीक़ा भाभी ने बड़ी हक़ारत भरी निगाह इस खूबसूरत और हसीन जादूगरनी पर डाली जो अजवाज़ फैमिली पर में वाहिद पर आई थी। और ज़रनिगार, इसे लगा कि अगला लम्हा इसकी मौत है। अभी के अभी वक़ार के मुंह से कुछ निकलेगा और वो आर या पार। क्या करती है माँ जी, क्यों गुनाहगार करती है मुझे? इनके सर को चूमते हुए बड़ी मोहब्बत से कह रहा था। तो फिर क्यों शादी की मुझे बताए बिना? माँ मर गई थी क्या? वो इसके गिर्द अपनी जज्बातियत भरी मोहब्बत का घेरा तंग कर देना चाहती थी। वो शर्मिंदा हुआ। इसे अपनी गलती का इस शिद्दत से एहसास हुआ कि वो खड़े खड़े बेगानी औरत को तलाक देखकर फारिग करे और फिर इससे पहले वाला वक़ार अफंदी बन जाए। वक़ार अफंदी हाउस का लाडला और चुलबुला वक़ार अफंदी, जिसके दम से यहाँ सारी रौनकें थीं। अल्लाह ना करे माँ जी कैसी बातें करती है। वक़ार अफंदी ने इन्हें अपने मजबूत बाजुओं में भींच लिया। ज़रनिगार की सांसें रुकने लगी। कदमों से जान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। वक़ार अफंदी और वो सब एक मुकम्मल तस्वीर थे। वो उसका फ़ैसला होने में पल भर ही बाकी था। शायद फ़ैसला हो चुका था, सिर्फ सुनाना बाकी था। वो साकित खड़ी मुजस्समा लगती थी, बेचारगी की तस्वीर। तो इस औरत से कह अपनी घर चली जाए, इसे देखकर मेरा दिल बहुत दुखा है। माँ जी ने पीछे से ज़रनिगार की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा तो वक़ार ने नरमी से इन्हें अलग करते हुए तसल्ली दी। चली जाएगी माँ जी, आप फिक्र मत करें। आगा जान हंकार भरते हुए आगे बढ़े। अंदर से बीवी के मुतरफ़ भी हुए। ये माओं को भी ना बड़े तरीक़े आते हैं बच्चों को बहलाने और इनसे अपनी बात मनवाने के। बहुत बड़ी गलती की है तुमने वक़ार, सर झुका दिया तुमने मेरा। न जाने किस किस को पता चल चुका होगा। वो तो मेरे आगे किसी को बोलने की हिम्मत नहीं, इसलिए जताया नहीं किसी ने। बड़े तबंग लब और लहजे में इसे जता रहे थे। जिस तरह तुमने अपना पैसा और ज़मीन इस लड़की के लिए लुटाया है, इससे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि मुझे इसका ताल्लुक़ कहाँ से है। ज़रनिगार वहीं खड़े खड़े मरने लगी। इसे खुद पर हैरत भी हुई। 4 दिन इज़्ज़त की ज़िंदगी क्या जी थी। एक तवाइफ की बेटी को दिल को बेइज्जती के चंद हुरूफ से ठेस पहुँचने लगी। जी बाबा जान, वक़ार अफंदी ने गहरी सांस अंदर खींची और कुस्तगी से कहा। ज़रनिगार के हलक में कांटे से उगने लगे। घर से वो क्या क्या वादे नहीं करके लाया था, तो इसकी तरजीहात वाला पड़ला वज़नी निकला। वक़ार पलट कर ज़रनिगार के पास आया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इसने ज़रनिगार के हसीन मगर सफ़ेद पड़ते चेहरे पर नज़र डालते हुए अजीब से अंदाज में कहा तो ज़रनिगार का दिल चाहा धाड़े मार कर रोना शुरू कर दे, मगर दफ़अतन इसका हाथ वक़ार के मजबूत हाथ कि मुलायम सी गिरफ्त में आ गया। ज़रनिगार आंसू भरी आंखों से इसे देखा। वो आगाजान की तरफ मुतवज्जह था। बड़े आराम से बोला, मगर अब तो हो गई ना, अब क्या करें। माहौल में एकदम रंग बदल गया। फ़ारान अफंदी कब की रोकी सांस बेख्तियार खारिज की और ज़रनिगार फिर से जी उठी। वक़ार आगाजान गरजे। अपनी धमकी का असर ख़त्म होता देख माँ जी आगे बढ़ी। वक़ार पुत्र ना मजाक कर बूढ़े माँ बाप के साथ। माँ जी मजाक तो आप लोग बना रहे हैं मेरे फैसले का। मैं अपनी बीवी और इस घर की बहू को इस घर में लाया हूँ। यकीनन कोई कॉल दिया होगा इसे। आप लोग क्या सलूक कर रहे हैं इसके साथ? वो नाराज़ी से कह रहा था और इसका हाथ थामे ज़रनिगार तो सबक सी होकर हवाओं में उड़ रही थी। बकवास मत करो वक़ार, अभी फारिग करो इसे, चलता करो इससे पहले कि ये तुम्हें चलता कर दे। आगा जान तनफ़ुर हिकारत से बोले, बाबा जान प्लीज़, बीवी है मेरी, आप अपनी बहू समझ कर इज़्ज़त ना करें, मगर मैं अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं करने दूंगा किसी को। वो इस कदर क़तई अंदाज में बोला कि गम गुस्से से भरे आगा ज़ुल्फ़िकार अफंदी का हाथ इस पर उठते उठते रह गया। फ़ारान अफंदी बहुत फुर्ती से इनके बीच में आए। आगा जान प्लीज़, मौके की नज़ाकत को समझ के फ़ैसला करें। जो होना था वो हो चुका। खुश असलूबी से भी काम निमट सकता है मामला, खुश असलूबी से हो या बद तहज़ीबे से, मगर इस घर को वक़ार अफंदी इस औरत के साथ कबूल नहीं है। हमारे साथ वारिस ख़ानदानी औरतों से पैदा होते हैं। फ़ारान आगा जान गरजे थे, ये मेरी बीवी है बाबा जान, और वही रहेगी जहाँ मैं रहूँगा। वक़ार की आंखों में सुर्ख़ी उतरने लगी। इस गैर औरत की खातिर माँ को छोड़ देगा वक़ार? माँ जी रोने लगी तो वक़ार ने इनके सर पर हाथ रखा। माँ नहीं माँ जी, मैं नहीं माँ जी, इस गैर औरत की वजह से आज आप लोग मुझे छोड़ देंगे। वो दुख से बोला।
इस घर में दोबारा कदम तब रखना वक़ार जब इस मौजी मर्द से पीछा छुड़ा लो। आगा जान ने फैसले पर गोया मोहर सबत करती थी। आगा जान, इसने एक गलत फैसला लिया, आप तो ना करे। फरहान को परेशानी ने घेर लिया। घर मिनटों में बना तो नहीं करते मगर टूट ज़रूर जाया करते हैं, और ये बात फरहान अच्छी तरह जानते थे। बकवास मत करो और जाने तो इसे, अगर इसे शौक है इस औरत के साथ रहने का। देखता हूँ गरीबी में कितना साथ देती है इसका, जिसने लाखों का बैंक अकाउंट उड़ा दिया, प्लॉट बिकवा दिया, और वो इससे भी भीख मंगवाएगी। आका जान तो गोया नफरत का तूफान बने हुए थे, और उधर वक़ार अफंदी भी इन्हीं का खून था। तपने पे आता तो इनसे भी 2 हाथ आगे निकल जाता, और फिर लाख माजी ने मिन्नतें तरले किए। फरहान पीछे भागे मगर वह ज़रनिगार का हाथ थामे हमेशा के लिए अफंदी हाउस से निकल गया, जहाँ वापसी की कीमत ज़रनिगार की जुदाई थी, और ये कीमत वक़ार अफंदी अपनी ज़िंदगी के अकाउंट में मौजूद नहीं थी। वो घर आके इसे लिपट के कितनी देर रोती रही, लरसती कपकपाती खौफ ज़दा। अब बस कर दो ज़री, बेवकूफ़ों की तरह रोई जा रही हूँ। वक़ार ने तंग आकर इसे डपटा तो आंसू पोंछते ज़रनिगार की हंसी निकल गई। अच्छा, अक्लमंद किसी और तरह से रोते हैं क्या? और रोते में हंस देने का मंजर, धूप में अचानक छाँव आ जाने का एहसास सा था। वक़ार अफंदी मसहूर होकर इसे देखने लगा। रोने से पसीजा हुआ चेहरा, नरम सुर्ख मरतूब होठ और हमवार दांतों की कतार। इसने हाथ खींच कर ज़रनिगार को खुद से करीब किया। अब क्यों रो रही हो? इसने अब पर जोर देते हुए बारी बारी इसके रोने से तपती आंखों पर लब रखे। यूं ही ख्याल आ रहा है कि अगर तुम मुझे छोड़ देते तो। इसकी आवाज़ में फिर से नमी उतर आई। मासूमियत से बोली तो वक़ार ने इसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, ऐसी की तैसी करके रख दी तुमने वक़ार अफंदी की। तुम्हें तो अब तभी छोड़ा जाएगा जब इस दुनिया को। इसकी अधूरी बात से ही लरस कर ज़रनिगार नरम हथेली इसके होठों पर जमा दी, फिर इसकी आंखों में देखते हुए दांत पीस कर बोली, आई हेट यू वक़ार अफंदी एंड आई हेट यू टू ज़रनिगार अफंदी। इसके कान में गुनगुनाया तो ज़रनिगार इसकी बाहों में सिमटी और मुस्कुरा दी। उन्होंने मोहब्बत के लिए दुनिया ठुकरा दी थी और अपनी दुनिया बसाने जा रहे थे, मगर ठुकराए जाने वाली दुनिया बहुत जालिमाना अंदाज में बदला लिया करती है। बदनसीबी इनकी ताक में थी। सिद्दीक़ा भाभी की खदशात बेबुनियाद नहीं थे। अगले रोज़ जब लड़कियां अपनी तालीमी मराकज़ में जा चुकी थी, तब आगा जान ने सिद्दीक़ा भाभी को स्टडी में बुलाया। साफ लफ्ज़ों में कह दीजिएगा मुबीन साहब, मेहर माँ की शादी तलाल से ही होगी। समरा मेरी बेटी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। रास्ते में वो शोहर को पक्का करती आई थी। स्टडी में दाखिल होते ही वो दोनों मियाँ बीवी ठिठ गए। समरा भी वहाँ पहले से मौजूद थी। बैठो। आगा जान ने कुर्सियों की तरफ इशारा किया। सिद्दीक़ा भाभी के दिल को तो मानो पतंगे लग गए थे। एक कड़ी निगाह समरा पर डालते हुए वो बैठी थी, मगर बड़ी गैर आरामदा कैफियत में। इनके बरअक्स समरा बहुत पुरसुकून थी। बस इनकी आंखों से एक अजीब सी बेचैनी और नासमझी आने वाली कैफियत झलकती रहती थी, जिसमें बहुत सर्द मोहरी और बेगानापन के तासुर मिलता था। मैंने तुम दोनों को इसलिए इकट्ठे बुलाया है कि बाहमी सोच विचार के बाद कोई फैसला किया जा सके। खनकारते हुए आगा जान ने बात शुरू की थी। कैसा फैसला आगा जान? मुबीन साहब ने बेसाख्ता पूछा। अंदर से बेचैनी तो इन्हें भी थी। बच्चों की शादी का मुबीन? आगा जान इतने सुकून से बोले कि ताई जान का दिल जैसे डूब सा गया था। फौरन शौहर की तरफ देखा, जैसे कह रही हूँ, देखा? आगा जान, जी आगा जान, बस मेहर माँ की मंगनी निपट जाए, इसके बाद बाकी बच्चों की भी बिस्मिल्लाह करेंगे। मुबीन साहब का अंदाज़ बहुत मोहतात सा था। ताई जान को शौहर से पहले से पेशबंदी करने वाली बात पसंद आई। आगा जान खनकारे, लेकिन मैं चाह रहा था सिद्दीक़ा और मुबीन कि अब समरा आ गई है, तुम तीनों मिलकर बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करो। आगा जान संजीदा थे। आगा जान आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेहर माँ की बात तो तय हो चुकी है, सिर्फ मंगनी की तारीख बाकी है। मुबीन साहब अदब से बोले, गैरों की खातिर अपनों की दिल तोड़ा नहीं करते मुबीन। आगा जान ने यूँ कहा जैसे कोई बहुत आम सी बात हो। सिद्दीक़ा ने समरा को कच्चा चबाने वाले अंदाज में घूरा और मुस्तकिल होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बैठी अपने हाथों को थामी खूबसूरत चैन से खेल रही थी, जिसे इस माहौल में सिर्फ मज़ा लेने की खातिर बैठी हो। मगर हम बच्चों का दिल भी नहीं तोड़ सकते आगा जान। आप मोहित के लिए कह रहे तो तज़य्युन से भी इसका रिश्ता तय किया जा सकता है। सिद्दीक़ा ने पहलू बदलते हुए बज़ाहिर अदब से कहा, वरना अंदर से इनका दिल तो चाह रहा था कि खूब टिका के जवाब दें, वो भी डायरेक्ट सिमरा को। मगर आगा जान के रोब व दबदबा जो इन जैसी मुँहफट औरत को भी ज़बान बंदी पर मजबूर कर देता था। चंद लम्हे चुप रहने के बाद आगा जान ने हुंकारा भरा और सिमरा की तरफ मुतवज्जह हुए। तुम क्या कहती हो सिमरा? और सिमरा ने यूं चौंकने की अदाकारी की जैसे इन्हें इल्म ही ना हो
کہ وہاں کیا باتیں ہو رہی ہے؟ جی مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ صدیقہ اندر سے تل ملا کر رہ گئی۔ گھر میں اور بھی بچیاں ہیں سمرا، اگر تم کوئی فیصلہ کر لو تو مہرماں کی منگنی والے روز موہت کی منگنی بھی رکھ لیں گے۔ آغا جان کی نرمی سمرا کے لیے بے مثال تھی۔ ان کی بات سن کر سمرا نے عجیب سی مسکراہٹ تائی جان کی طرف اچھالی اور انہیں نگاہیں جمائے ہوئے مخاطب کیا، آغا جان سے ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی آغا جان، یہ فیصلہ موہت خود کرے گا اور آپ خواہ کسی کو ہمارے لیے باؤنڈ نہ کرے۔ موہت اس گھر کا واحد جانشین ہے، آپ کا وارث، اس سے بھلا رشتوں کی کیا کمی ہوگی؟ جہاں وہ چاہے گا وہی کر دیں گے۔ تائی جان کی کرسی پر تو جیسے کیلیں اگ آئی، چہرے سے آنکھیں لپیٹے نکلی، کتنے آرام سے بیٹے کی ماں ہونے کا تفاخر جتا رہی تھی۔ آغا جان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے، میرا پوتا، میرا وارث، وہ تفاخر سے بولے تو تائی جان جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں پھر کل فون کر کے طلال کی ماما سے منگنی کی تاریخ طے کر لوں گی آغا جان، کیونکہ اس کے بعد ان کی فیملی میں 1-2 شادی کے فنکشنز آ رہے ہیں، پھر مزید لیٹ ہوگی منگنی۔ انہوں نے اکھڑے انداز میں پتہ نہیں اجازت مانگی یا انہیں مطلع کیا۔ بہرحال آغا جان نے محض اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی خاموشی سے باہر نکل گئے۔ گہری سانس بھرتی سمرا بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر گویا تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولی، بھابھی کا موڈ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب اللہ کی مرضی۔ اس نے آپ کو بیٹا نہیں دیا، مگر حد ہوتی ہے جیلیسی کی بھی۔ صبح ہی موہت کا صدقہ دوں گی، میں خود کالا بکرا منگواؤں سمرا، تم بے فکر رہو۔ آغا جان نے انہیں تسلی دی۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ان کی بات سے متفق ہے۔ وہ ان سے جانے کی اجازت لے کر باہر جاتے جاتے مڑی، میں سوچ رہی تھی کہ موہت اب فیکٹری جایا کرے، فاران کا آفس تو تھا نا وہاں؟ وہ بڑے جتانے والے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ آغا جان کے سینے میں ٹیس سے اٹھی، انہوں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سمرا کے دل کی کیفیت بدلی تو وہ فوراً باہر نکل گئی۔ یہ انوکھا پیار ہے، 14 سال کا بنواس دے دیا بیٹے کو اور اس کا آفس ختم نہیں کیا۔ سمرا کے والدین چند سال ہوئے وفات پا چکے تھے۔ ان کا ایک ہی بھائی تھا جو شارجہ میں ہی مقیم تھا۔ سمرا کی بہت بڑی سپورٹ تھا۔ گڑیا آ گئی پاکستان اور ابھی تک مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ انہوں نے شکوہ کیا تو روہیل ہنس دیے۔ اس کے اپنے ہی مسئلے مسائل بڑے تھے، ہاسٹل میں رہنے کی ضد کر رہی تھی، بس اسی ایڈجسٹمنٹ میں بزی تھی تو میرے پاس آ کے رہتی، پھپھو کا گھر ہے اس کی۔ سمرا نے خفگی سے کہا۔ موہت کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ وہ ٹھیک ہے سمرا، مگر تمہارے اپنے مسائل ہیں، ابھی تم خود کو ٹھیک سے ایڈجسٹ کر لو، پھر اسے کہوں گا تمہارے پاس آ جائے گی۔ موہت سے تو ویسے بھی بہت دوستی ہے اس کی، وہ بشاشت سے کہہ رہے تھے۔ سمرا نے ادھر ادھر کی چند ایک باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ موہت بے چینی سے ان کی گفتگو ختم ہونے کا انتظار میں تھا، چھوٹتے ہی پوچھنے لگا، یہ کیا شوشہ چھوڑا ہے ماما آپ نے؟ وہ منہ پھٹ لڑکی اور موہت آفندی، اس نے بے یقینی سے اپنے سینے پہ انگوٹھا رکھا تھا۔ میں تو یوں ہی ان لوگوں کے مکر و فریب یاد دلا رہی تھی ان لوگوں کو، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے اس بیگار میں پھنسانے کا۔ سمرا نے اس کے بالوں کو پیاس سے سنوارتے ہوئے وجہ پیش کی۔ مہرماں سے رشتہ جوڑنے کا مطلب ہے صدیقہ بھابھی سے پھر سے رشتہ جوڑنا، جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتی۔ آپ نے اس روز تقریر نہیں سنی تھی محترمہ مہرماں آفندی کی کہ اس دنیا کا آخری بندہ بھی ہوا تو موہت آفندی تو اسے قبول نہیں ہوگا؟ موہت کو یاد آیا، سمرا کے چہرے پر تکلیف یا آثار ابھرے۔ وہ صدیقہ بھابھی کی بیٹی ہے، انہی کی طرح دلوں کو توڑنے اور زبان سے خنجر چلانے میں ماہر ہوگی نا؟ پھر آپ نے آئندہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میرا مستقبل کیا ہوگا؟ اتنی اچھی جاب چھوڑ کے آیا ہوں میں۔ موہت نے سر جھٹکا۔ 2 دفعہ مہرماں سے منہ ماری ہو چکی تھی اور ان دونوں بار اسی نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تھے۔ سمرا کے لبوں پر تمایت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ کل سے فیکٹری جاؤ گے تم تایا جان اور چچا جان کے ساتھ اور فاران کے آفس میں بیٹھو گے؟ موہت کے چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بعض اوقات ایک لمبے عرصے تک زندگی انسان سے خراج وصول کرتی ہے اور جب صلہ ملنے کی باری آتی ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر سمرا زور دے کر بولی، اب یہ خراج تم وصول کرو گے موہت، اور صلہ بھی تم ہی نے لینا ہے، وہ سب جو ہمارا ہے ان لوگوں کے پاس ہے۔ موہت نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ سمرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس گھر میں سب سے اہم حیثیت تمہاری ہے، آغا جان کے نسل کے امین اور اس جائیداد کی وارث ہو تم، اور تم یہاں اسی احساس کے ساتھ رہو موہت، کسی سے ڈرنے یا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ موہت نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر شرارت سے سر جھکائے۔ وہ بھی ہنس دی۔ وہ مبین صاحب کے ساتھ فیکٹری پہنچا۔ لیدر گارمنٹس کی یہ شہر کی سب سے بڑی فیکٹری تھی۔ اب تو کئی برسوں سے ہم بیرون ممالک میں مال ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے موہت کو فیکٹری کے معائنے کے دوران بتایا۔ تمام اسٹاف اور ورکرز سے موہت کا تعارف کرایا گیا۔ پھر وہ اس کے لیے مختص آفس کی طرف بڑھے۔ یہ آفس وقار کا تھا۔
दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए उन्होंने फीकी मुस्कुराहट के साथ मोहित को बताया तो वो चौंक कर इन्हें देखने लगा तो वो मज़ीद बोले, जब वक़ार यहाँ से गया तब फ़रहान इसके ऑफ़िस में आ गया। वो बहुत मिस करता था वक़ार को। उन्होंने दरवाज़ा धकेला और उसे साथ अंदर लिए आए। शानदार वॉल पेंटिंग्स, उम्दा फर्नीचर और दबीज़ कारपेट। इसके बाद जब फ़रहान भी चला गया तो ये ऑफ़िस बंद नहीं किया गया। रोज़ाना इसकी सफाई होती है और 2-4 साल बाद फर्नीचर तब्दील होता है। वो मुसलसल इसे बता रहे थे। मोहित कुछ अजीब, तकलीफ़दा और बेचैन सा एहसासात के ज़ेर असर हर चीज़ को देख रहा था। ताया जान न जाने क्या क्या तफसीलात बता रहे थे। मैं मुकर्रम को भेजता हूँ, ठहर के, वो तुम्हें छेदा मामला समझा देगा। बाकी अब रोज़ाना आओगे तो दिलचस्पी भी पैदा होगी और समझ में भी आ जाएगा। वो मुस्कुरा कर बोले तो इसका शाना थपक कर इसे वसी मेज़ के पास रखी रिवॉल्विंग चेयर की तरफ इशारा किया। वो जैसे किसी ख्वाब सी कैफियत में चलता इस कुर्सी तक आया। बस ये कुर्सी कभी नहीं बदली गई और ये मेज़, ये वक़ार की पसंदीदा चीज़ें थीं और फ़रहान ने इसे गिफ्ट की थी। वो मेज़ की सतह पर दोनों हथेलियाँ जमाए खड़े थे। मोहित इस कुर्सी पर बैठ गया। मुबीन साहब की आंखों में खफीफ सी नमी उतर आई। आज इस कुर्सी को इसका सही हकदार मिल गया है, मगर वो इनकी तरफ मुतवज्जह न था। वो मेज़ पर पड़ी फ़रहान और वक़ार अफंदी की फ्रेम शुदा तस्वीर उठा के देख रहा था और आज बड़े अरसे बाद वो शदीद जज्बातियत का शिकार होने लगा था। वो तो सच शुक्र था कि तायाजान इसे मुस्तकबिल की दुआओं से नवाजते हुए वहाँ से चले गए थे, वरना शायद इसके तासुरात से आने वाले वक्त का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा ही लेते। इसने कुर्सी घसीटी, धप से अपना बैग टेबल पर फेंका और कुर्सी में धंस गई। सनग्लासेस और चैन टेबल पर रखते हुए इसने सोमिया को घूर कर देखा। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वह तबसरा करते हुए अपनी कुर्सी पर बैठा था। सोमिया ने खा जाने वाले अंदाज में इसे देखा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नुमेरा अफंदी, किसी खूबसूरत लड़की से मिन्नतें करवा के लंच के लिए राज़ी हो जाना कोई कारनामा हरगिज़ नहीं है। खूबसूरत, अपनी आंखों को खफीफ से जुम्बिश देकर इसने रेस्टोरेंट में इधर उधर गोया किसी खूबसूरत लड़की को ढूंढा। उफ, सोमिया का जी चाहा कि इसे कच्चा चबा जाए। तुम्हें मैं नज़र नहीं आ रही हूँ, मगर तुमने खूबसूरत कहा ना। वो सादगी से बोला तो सोमिया ने टेबल पे पड़ा कांटा उठाकर इस पर तान लिया। वाजिबुल कत्ल होते हैं ऐसे बंदे जो लड़कियों का दिल तोड़ते हैं। ओके नुमैर ने हंसते हुए दोनों हार मानने वाले अंदाज में उठा दिए। तुम तो कहती हो ना, मान लेता हूँ। खूबसूरत लड़की, सोमिया के दिलकश नुकुश में सुर्खी दौड़ गई। मसनूई गुस्से से इसे घूर कर बोली, हाँ गुस्से तो कभी नहीं मानोगे। ऑर्डर करो लंच का, फिर मुझे एक मीटिंग में भी जाना है। नुमैर ने जल्दी मचाई। वेटर को इशारे से बुलाया तो सोमिया जल्दी से मेन्यू कार्ड उठाकर डिशेस देखने लगी। अब बताओ जल्दी से, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? कोहनी मेज़ की सतह पर टिकाए हथेली चेहरे पे जमाते हुए वह चहकती आंखों से इसे देख रही थी। जिंदगी का तो काम ही है गुजरना, सो गुजर रही है। कुर्सी से टेक लगाकर टांगे फैलाए आरामदा हालत में नीम दराज वो ऐसा ही था। ऊपर से ठंडा मीठा चश्मा दिखाई देता था और अंदर से खौलता हुआ लावा। हर एक दिन उदास दिन, तमाम शब उदासियाँ, किसी से क्या बिछड़ गए कि जैसे कुछ बचा नहीं। वो अफसरदा अंदाज में कहकर चुप हो गया। सोमिया को खलजान होने लगा। खुदा के लिए नुमैर, ये इतने डरावने शेर मत सुनाया करो मुझे। ज़िंदगी बहुत हसीन है और इसे इसकी खूबसूरती के साथ महसूस करो। सोमिया यूँ बोली जैसे महज हाथ जोड़ने की कसर बाकी रह गई हो। इसमें बचपना था क्योंकि इसने ज़िंदगी के तल हक़ाइक़ को अभी तक नहीं चखा था, जिनको ज़िंदगी ने हमेशा ठोकरों पर रखा हो। इन्हें ये ज़िंदगी कैसे खूबसूरत लगेगी सोमिया डियर। गहरी सांस भरते हुए गोया अंदर की कसाफत को कम किया। अगर बंदे की नज़र ठीक हो तो अपने आसपास की खूबसूरत चीज़ों को अब ऑब्जर्व करे तो ज़िंदगी वाकई हसीन लगने लगती है। सोमिया ने जताने वाले अंदाज में कहा तो नुमैर ने इधर उधर तांग झांक कॉर्नर वाली टेबल पर बैठी एक आंटी नुमा मेकअप ज़दा और दरियाफ्त कर ही ली। वाकई वो देखो ज़रा, काफ़ी खूबसूरत है आंटी। इन्हें देखकर तो वाकई ज़िंदगी हसीन लगती है। हाँ, सोमिया ने मायूस होकर कुर्सी से पुश टिकाई और बाजू सीने से लपेट कर हसरत से बोली, काश तुम्हारी नज़दीक की नज़र भी इतनी ही अच्छी होती। वेटर खाना सर्व करने लगा था। ये तुम्हारे रोज़ के ऑर्डर नहीं माना करूँगा मैं। आज मुलाकात हो गई एंड दैट्स ऑल। मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। खाने के दौरान वो कतई अंदाज में से समझा रहा था। सोमिया ने चिकन के पीस में कांटा फंसाते हुए दांत में निकोसे। उफ, यानी मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने लगी हूँ। बड़े अंदाज से पलकी भी झपकाई, होठों पर पाउच भी बनाया। नुमैर ने जब्त करते हुए हंस दिया। बिल्कुल,
डक बदक लग रही हो टफर। वो बुरा सा मुंह बनाकर खाना खाने लगी। फिर से जताया, मैं तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब कर सकती हूँ नुमेर आफंदी, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल मेरे लेकिन मेरे रास्ते और मंजिल लेकिन मेरे रास्ते और मंजिल अलग है सोमी, ये बात मुझसे मिलते हुए याद रखा करो। मैंने फिलफौर जवाब दिया, बल्कि वार्निंग। वो मारे दुख के हाथ रोके इसे देखने लगी। कितने बदतमीज़ लगते हो इस तरह मेरा दिल तोड़ते हुए। अफसोस से कहकर वो फिर से खाना खाने लगी। इसे भूख बहुत लगती थी। अब दुख की बातें अपनी जगह और खाना अपनी जगह। मेरे दिल पर कुफल पड़ा है सोमिया, जिस पर सारे इस्म बेकार हैं। तुम अपनी तवानाइयाँ गलत जगह पे ज़ाया मत करो। वो संजीदा था, बेहद संजीदा। तो क्यों घुट रहे हो? अंदर ही अंदर जाओ, अपने दादा के सामने खड़े हो जाओ, बताओ कि तुम भी इनके वारिस हो। नुमेर अफंदी सन ऑफ वक़ार अफंदी, मुझे एक साइड पर रहने दो, मेरे जज्बों समेत। जब इनसे निमट के आ जाओ तो मैं तुम्हें महव इंतज़ार मिलूंगी। वो ऐसी ही थी, हर बात में इतना हल्का लेती थी कि मुखालिफ भी इसकी तमानियत की दाद दिए बिना नहीं रहता था। लम्हा भर को नुमेर भी चुप रह गया, फिर निगाह में खफगी भरे इसे देखने लगा। चंद लम्हे वो यूं ही मगन सा खाना खाती रही, फिर चौंकने की अदाकारी करते हुए नुमेर को देखा। अरे तुम भी ना, माना कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही हूँ, मगर खाना तो खा लो, मुझे बाद में देख लेना। बहुत ढेर हो तुम सोमी। वह थक कर खाना लगा। किसी से कोई नाता हम भी जोड़ा नहीं करते, मिला ले हाथ तो फिर उम्र भर छोड़ा नहीं करते। हमें मालूम है जीत बलाखिर हमारी ही है, सो हम वक्त शिकस्तों पे दिल तोड़ा नहीं करते। वो बड़े अंदाज से बोली थी। नुमेरा फंदी इसकी हालत पे जैसे तासुफ से सर हिला के रह गया। एफए करके फैक्ट्री संभालने वाला वक़ार अफंदी जब नौकरी की तलाश में निकला तो सही मानों में चक्कर आ गया। ना हाथ में कोई हुनर, ना कोई शान वार्ड डिग्रियाँ। नौकरी मिलती भी किस बुनियाद पर? फैक्ट्री में तो आगा जान ने दाखिला बंद कर दिया था। फिक्र मत करो वक़ार, मैं खर्चा भेजा करूँगा। फ़रहान इससे मुसलसल राब्ते में था, अपने पास ही रखे अपनी कमाई। एक धेले का भी रवादार नहीं हूँ मैं, हटेला और ज़िद्दी तो वो भी बहुत था। ज़रनिगार ने समझाया, तुम्हारा हक़ है वक़ार, आफंदी हाउस में किसी भी चीज़ पर मेरा कोई हक़ नहीं रहा। ज़री वहाँ से निकाला गया हूँ मैं खाली हाथ। किसी ने ज़ुबानी कलामी दुआ तक देकर नहीं भेजा। इसकी आंखों में सुर्खी उतरने लगी थी। ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी वक़ार, वो कुछ कहने लगी थी। वक़ार ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा, पैसे के बगैर और मेरे साथ। बड़े सुलगते हुए अंदाज में पूछा तो वो नरमी से मुस्कुरा दी। तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ वक़ार, मेरी तो ज़िंदगी तुम बन गए हो। मैं तो इस तूफ़ान में अपनी सारी कश्तियाँ जला कर उतरी हूँ, वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस तुम अपनी प्यारी प्यारी बातों से मेरा हौसला बढ़ाती रहो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। मगर ज़रनिगार इससे ज़्यादा ज़िंदगी की तलख़ों को चखा था। ज़िंदगी की हर ठोकर एक सबक सिखाया करती है, और ज़रनिगार के पास तो इन असबाक की पूरी किताब थी। मगर फिर वक्त वो वक़ार अफंदी की आंखों में उतरे ख्वाबों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, सो असबात में सर हिला दिया। और अगले कई दिन महज भागम दौड़ और नौकरी की तलाश, नाकामी फ़कत नाकामी। बाज़ार में ज़रगुल बाई ने बेटी को देख लिया तो आप दीदा सी गले लग गई। बेटी का हुलिया इसके हालात की दास्तान सुना रहा था। वापसी पर इसके साथ ही आ गई ज़रगुल बाई। तवाइफ मर्दों के लिए तवाइफ होती है और अपनी औलाद के लिए वो एक माँ होती है। ज़रगुल बाई ने चाहे ज़रनिगार को कमाई का ज़रिया समझा हो, मगर उसके लिए फ़कत वो एक माँ की सूरत थी। तवाइफ है, अपनी बेटियों को भी तवाइफ ही बनाया करती है। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। घर तो अच्छा है, कमाता नहीं है क्या? पहले तो बड़ी दौलत उठाई उसने तेरे ऊपर। वो पूरे फ्लैट का जायज़ा लेते हुए तनकीदी अंदाज में कह रही थी, अल्लाह का शुक्र है माँ, बस नौकरी मिल जाए तो जो मसले हैं वो भी हल हो जाएंगे। वो जूस का गिलास माँ को थमाते हुए बोली, बड़ी बेवकूफ़ निकली तू ज़री, लाखों का वजूद मिट्टी में रोल दिया तूने उसकी खातिर। ज़रगुल बाई ने तासुब और तहकीर भरे अंदाज में सोने की अंगूठियों भरे हाथ से फ्लैट की तरफ इशारा किया। ज़रनिगार को माँ की बात पर गुस्सा नहीं आया। इज़्ज़त की खातिर अम्मा, सौदा बुरा मैंने भी नहीं किया। वो मुस्कुराई तो चेहरे पर ज़र्रा भी निदामत न थी। इज़्ज़त को कितने दिन चाटेगी बैठ कर ज़री? अपनी मियाँ से बात कर, कौन सा धंधा करती थी तू? गाना गाने का तो शरीफ घरानों की लड़कियाँ भी कमाती है, मगर तवाइफ के घर ये सब धंधा कहलाता है। अम्मा, वह आर्ज़दा हुई। अपने शोहर से कह, अगर मान जाए तो काम दिलवा दूंगी तुझे। टीवी की एक डायरेक्टर वाकिफ़ है मेरा। शैतान का एक रूप नहीं हुआ करता। वो आज वो ज़रगुल बाई बन के आया था। ज़रनिगार हंसने लगी। जूस पियो अम्मा, ठंडा हो रहा है। ज़रगुल बाई बुरा मान गई। दिल कट रहा है मुझे
میرا تجھے ان برے حالوں میں دیکھ کر فلیٹ کبھی یقیناً کرائے کا ہوگا، کل کو فاقوں کی نوبت بھی آ جائے گی۔ اماں تم ایسے جذباتی ہو رہی ہو، میں بہت خوش ہوں، وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ محبت ملے تو لڑکی پھول کی طرح کھل اٹھتی ہے۔ زرنگار نے اسے یقین دلایا، ہاں کل تو اسی عزت کی چٹنی کے ساتھ روٹی لگا کے کھانا۔ وہ سر چھٹکتے ہوئے جوس کے گھونٹ بھرنے لگی۔ دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وقار افندی سے بھی باز پرس ضرور کرنی ہے، بھائی خرید لیا تو کیا ہوا، اچھے حالوں میں تو رکھے۔ زرگل بائی کی بیٹی کو مائیں اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیا کرتی۔ اماں اگر دعا کرو میرے لیے، اپنے داماد کے لیے۔ زرنگار نے تعصب سے اسے دیکھا۔ میں نے تو سمجھایا تھا زری، عیش کر رہی تھی کوٹھے پر، یہ عشق عاشقی طوائف کو راست نہیں آتی۔ وہ ابھی بھی متاسف تھی۔ زرنگار نے اسے ٹوکا، میں طوائف نہیں تھی ماں، میں بس ایک طوائف کے گھر پیدا ہونا میرا گناہ بن گیا، تو میں نے بھی تیری لاج رکھی، کبھی کام دھندے کا نہیں دیا، کبھی کام دھندے کا نہیں کہا۔ تجھے پتا ہے لوگ کتنا دیتے تھے تیرا، مگر میں نے کہہ دیا بچی صرف آواز بیچے گی اور بس۔ زرگل بائی اپنا احسان جتا رہی تھی۔ زرنگار نے گہری سانس بھری اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وقار آنے سے پہلے ہی ماں چلی جائے، مگر ہر دعا کی قسمت میں قبولیت نہیں لکھی ہوتی۔ ماں تھکا ماندہ وقار اسی وقت گھر آیا تو زرگل بائی کو وہاں پا کر اسے جھٹکا سا لگا۔ فلفور نگار کو دیکھا، وہ بھی گڑبڑا گئی۔ اماں آج بازار میں مل گئی تھی تو گھر دیکھنے چلی آئی ہوں۔ دیکھ لیا گھر آئے مہمان کو اب کیا کہتا، پھر دل نواز بیوی کی ماں۔ ہاں دیکھ لیا۔ زرگل بائی گلاس رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی اور وقار کے بالمقابل آ کر چھپتے ہوئے لہجے میں بولی، پھٹا پرانا حال اپنی نازو پلی بیٹی کا، اس سے اچھا حالوں میں تو یہ طوائف کی کوٹھے پر تھی۔ وقار افندی تم تو ایک طوائف جتنا بھی نہیں کما سکتے۔ اف، زرنگار کا دماغ چکرا سا گیا۔ ادھر وقار افندی ایک دم غیظ و غضب سے لپیٹ میں آیا تھا۔ مہر ماں سب سے پہلے آ کر گاڑی میں بیٹھی اور فائل کھول کر نوٹ چیک کرنے لگی۔ باقی تینوں نے بھی بس آنے ہی لگی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تو مہر ماں نے بے دھیانی میں ڈرائیور کو دیکھا اور پھر اپنے نوٹس دیکھنے لگی، مگر پھر ایک جھٹکا کھا کر اس نے دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موہت افندی پروکروفر کے ساتھ براجمان تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر، اس گاڑی میں ہم جاتے ہیں، وہ تیوری چڑھاتے ہوئے اطلاع دی۔ نہیں مرضی تو نہ جاؤ، پتا تو ہوگا تمہیں یہ بابا جان کی گاڑی ہوا کرتی تھی، آج سے یہ میں استعمال کروں گا۔ موہت افندی نے بے حد اطمینان سے کہتے ہوئے اس کا دماغ گھما دیا۔ موہت کی بات سن کر مہر ماں کا دماغ گھوم گیا۔ بدتمیز اور کھڑ تو پہلے بھی لگا تھا، مگر اب تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، یہ گاڑی واقعی کسی دور میں فاران صاحب کے زیر استعمال رہی تھی، مگر اسے اس قدر بہترین کنڈیشن میں رکھا گیا تھا کہ 14 سال پرانی لگتی ہی نہ تھی۔ اب جب سے لڑکیوں نے کالج یونیورسٹی جانا شروع کیا تبھی سے یہ گاڑی گویا اس کام کے لیے مختص ہو گئی تھی، مگر اب یہ نیا دعوے دار۔ اس کے چہرے پر تپش کی لہریں لپٹی، سن گلاسز آنکھوں پہ ٹکائے، اسٹیئرنگ کو انگلیوں میں بجاتا جسے وہ اپنی بات کی سنگینی سے واقف ہی نہ تھا۔ تم یہاں قبضہ کرنے آئے ہو یا کوئی اپنا پرانا بدلہ لینے؟ غصے کی شدید لہر نے مہر ماں کو ساری اخلاقیات بھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر فوراً اپنی چیزیں سمیٹتی، گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتری اور زوردار طریقے سے بند کیا۔ بیہیو یور سیلف، وہ ناگواری سے اونچی آواز میں بولا، پرانے بدلے ہی رہنے دو، نئے کھاتے مت کھولو ورنہ پچھتاؤ گی۔ ہاں، وہ تنفر سے اسے دیکھتی پاؤں پٹکتی اندر کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا، چھٹی ہے آج؟ تزین نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے رک کر حیرت سے استفسار کیا۔ فرزین اور ملاحہ باتیں کرتی نکل گئی تھی۔ مہر ماں لمحے بھر کو رکی، وہاں گاڑی کا اصل حقدار بیٹھا ہے۔ اس کے انداز میں برہمی تھی۔ تزین محظوظ ہو کر مسکرائی۔ اوہو، موہت افندی، اس نے فوراً ہی بوجھ لیا۔ ہاں، بیچارے نے اپنی زندگی میں اتنی لگزیریس آسائش دیکھی جو نہیں آتے ہی قبضے کی فکریں لگ گئی۔ اونچی آواز سے پلٹ کر کہا، جس کو سنانا مقصود تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا، مگر سن گلاسز آنکھوں کے تاثرات مخفی رکھے۔ کم آن مہرو، تزین نے آواز ہلکی رکھی تھی، آ جاؤ، مزہ رہے گا، ہم بھی تو دیکھیں موہت فاران افندی کیا چیز ہے۔ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ مہر ماں ناگواری سے اسے دیکھا، تم جاؤ، مگر مجھے ایسے کام کرنے کے شوق نہیں جس میں عزت نفس مجروح ہوتی ہو۔ وہ تیکھے انداز میں کہتی اندر چلی گئی۔ یہ تو طے تھا کہ آج وہ یونیورسٹی سے چھٹی تھی۔ ہاں، پتہ نہیں اکرتی کس بات پہ ہے۔ تزین بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹکتی گاڑی کی طرف بڑھی جہاں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی ملاحہ اور فرزین بھی حیران سی تھی۔ ان کے برعکس تزین بڑے اعتماد کے ساتھ جا کے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ ویلکم کزن، تزین کے انداز میں بہت خوشگواری تھی۔ ملاحہ اور فرزین ابھی تک مہر ماں کے جملے سے مستفید ہو رہی تھی جو وہ موہت افندی کی شان میں بول کر گئی تھی۔ ان کی سانس تھمی۔
मगर अगला लम्हा हैरान कन था। मोहिद आफंदी की लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। थैंक्स। इसने यूं ही मुस्कुराते हुए तज़य्युन की तरफ देखा और जुमले में इजाफा किया, थैंक गॉड यहाँ सब बदतमीज़ और नहीं है और सड़ियल भी। तज़य्युन ने हल्का सा कहा लगा कर गोया इसकी फिक्रे पर दाद दी। जी नहीं मेरी आपी ना तो बदतमीज़ है ना ही सड़ियल। मल्लाह को बुरा लगा था। ओह, वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए हल्के से हंसा। तुम्हारी आपी का नाम किसने लिया? मैंने तो बदतमीज़ और सड़ियल कहा है। फरजीन ने मलाह की पसली में कोहनी चुबाई। वो बड़बड़ाते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। तज़य्युन मिनटों में इससे फ्री हुई थी। रास्ता बताती जाना, वो कह रहा था। इसी स्पीड में चलते रहे तो फिर दूसरे पीरियड की बेल भी बच चुकी होगी। फरजीन बड़बड़ाए, राइट हैंड स्टीयरिंग है, बस दुआ करो कहीं गाड़ी ना ठोक दो। अब वो ऊंची आवाज़ में बोला। तब इन तीनों की हालत की संगीनी का एहसास हुआ। इतने सालों तक वो बाई तरफ ड्राइविंग करने वाला आज सीधे हाथ पर जाने क्या कमाल दिखाने वाला था। तज़य्युन ने दिल हिलाकर से देखा। फरजीन और मल्लाह तो दिल ही दिल में बाकायदा कुरानी आयत का विर्द करना शुरू कर दिया था। फरजीन और मल्लाह को कॉलेज उतारने के बाद अब इसका रुख तज़य्युन की यूनिवर्सिटी की तरफ था। तुम्हें बुरा लगा होगा मेहरबान का अंदाज़। तज़य्युन ने कुछ सोच कर पूछा, क्या फ़र्क पड़ता है, इसे कौन सा अच्छा लगता है मेरा अंदाज़। वो लापरवाही से बोला था। ये भी एक तरीका होता है दूसरों की नज़र में आने का। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। उसे आदत है अपने आप को नुमायां करने की। वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कह रही थी। मोहित इसकी यूनी के गेट के सामने गाड़ी रोकी और इसकी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए बोला, मगर उसे शायद मालूम नहीं कि दुश्मन के सामने खुद को नुमायां करना किस कदर नुकसानदा साबित हो सकता है। वो कहकर गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। मगर तज़य्युन कई सानियों तक इसकी बात की संगीनों को समझने की कोशिश में गाड़ी के पीछे उड़ती धूल को देखती रह गई। ज़रगुल बाई की इस कदर अखलाक बाख्ता गुफ्तगू ने ज़रनिगार के तो हवास उड़ाए थे, वक़ार अफंदी का दिमाग भी घुमा दिया। क्या बकवास है ये। वो तमाम अखलाकियात को भूल कर गुर्राया। पठान खून तपा तो चेहरे पर सुर्खी छलकने लगी। हवास को काबू में करती ज़रनिगार फुर्ती से सास और दामाद के बीच आ खड़ी हुई। आप अंदर कमरे में चले वकार, मैं बात करती हूँ अम्मा से। मुल्तजियाना अंदाज, आंखों से छलकती निदामत। वो बेचारी। वकार ने लब भींच कर बहुत कुछ अंदर ही रोक लिया। अरे तो क्या झूठ कहा है मैंने। तवाइफ के कोठे पर थी तब 2 के बजाय 4 वक्त खाने को मिलता। ये अच्छी इज्जत और शराफत है जो पहले तो किराए के मकान में लाई, अब खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं। ज़रगुल बाई को मर्दों के तेवरों से डर नहीं लगता था। एक तवाइफ की ज़िंदगी भर एक मर्द के तेवरों से ही तो वास्ता पड़ता है। वक़ार के अंदाज से डरी नहीं, तेज़ लहजे में बोली तो ज़रनिगार ने पलट कर दोनों हाथ इसके आगे जोड़े। अल्लाह का वास्ता है अम्मा, घर बसा नहीं सकती मेरा तो उजाड़ भी ना। उसके लब और लहजे में महसूस कुन सख्ती थी। वक़ार गुस्से से भरा बेडरूम में चला आया तो फुल स्पीड में पंखा चलाया और नीम अंधेरे कमरे में जूते इधर उधर फेंक कर बिस्तर पर दराज हो गया। ज़रगुल बाई ने सही मायनों में इसके रगों में शरारत दौड़ा दिए थे, मगर आवाज़ों का रास्ता कौन रोक सकता है भला। ये शरीफ मर्द ऐसे ही होते हैं। ज़रनिगार 4 दिन की चांदनी वाला हिसाब होता है इनका। अभी तो इश्क के खुमार में है, ज़रा सा नशा होने दे फिर देखना वापस ना लौटा अपने महल में तो कहना खरीद के लाने वाला भला क्या इज्जत करेगा तेरी। ज़रगुल बाई के लब लहजे में वक़ार अफंदी के लिए नफ़रत और हक़ारत सभी कुछ था। अंदाज़ वक़ार अफंदी को सुनाने वाला था। बस करो अम्मा। ज़रनिगार ज़ब्त की हदें यहीं तक थी। फटी आवाज़ में चीख कर बोली, और तुम अपनी शराफत के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। वो तो तुमसे अच्छा है माँ, जो मुझे बुरे हाथों में जाने से पहले ही खरीद लाया। मगर बेचने वाली के बारे में तुम क्या कहोगी अम्मा। माएँ भी कभी अपनी औलाद को बेचा करती हैं अम्मा। इसका सवाल बहुत दुख भरा और कर्बनाक था। तवाइफों की औलादें हमेशा से बिकती आई है। ज़रगुल बाई ने ढिठाई से कहा तो ज़रनिगार की आंखों में नमी उतर आई। तवाइफ तो एक नाम है अम्मा, महज एक पेशा। माँ तो हर सूरत में माँ होती है। माँओं की दुआएं तो औलाद की किस्मत बदल दिया करती है। फिर तुमने मेरी किस्मत में बिकना ही मांगा। निकाह के 4 बोल पढ़ा के खाली हाथ दुआओं के सहारे ही रुखसत कर देती तो किसी की मजाल न थी जो मुझे आज खरीदने या बेचने का ताना देता। वो रोने लगी थी। ज़रगुल बाई खामोशी से रोता देखते रही, फिर उकता कर बोली, ठीक है भाई, जैसे तू राजी, मेरा क्या। नोरा है, रेशम और मुस्कान है, थैले भर भर के नोट लाती हैं। अल्लाह का शुक्र है किसी शय की कमी नहीं है। बस तेरी तरफ से गर्म हवाएं जाती है मुझे, गोया बड़ी मोहब्बत हो ज़रनिगार से। तवाइफ औरत तवाइफ के कोठे पर पैदा होकर तवाइफ नहीं बनती। आज ये बात तो ज़रनिगार ने साबित कर दी है। वक़ार अफंदी अंदर से सर्द लहजे में बोलता बाहर निकला था। फिर इसने अंगश्त
शहादत से ज़रगुल बाई की तरफ इशारा करते हुए हक़ारत और तासुफ़ से कहा, तवाइफ होना एक सोच और एक एहसास का नाम है जो ज़री ने अपने अंदर पैदा होने ना दिया और जो तुम में कूट कूट कर भरा है। ज़रगुल बाई ने अपना हैंड बैग उठाया और चलने को तैयार हुई। जिप खोल कर बैग से अच्छी खासी रकम निकाल के बिना गिने बेटी की तरफ बढ़ाया। ये ले, पहली बार तेरे घर आई हूँ, मेरा कौन सा बाप की कमाई है जो खुश होके ले लूँ अम्मा, जाओ और आइंदा कभी मत आना। ज़रनिगार ने अपने शानी के गिर्द वक़ार के मजबूत बाजू का सहारा महसूस करते हुए क़तई लहजे में कहा तो ज़रगुल भाई ने खशूनत भरी निगाहों से बेटी को घूरा। अपने शौहर की ज़बान बोने लगी है, तू भी निकाह पढ़वाया है इसके साथ अम्मा, पैसों से नहीं तो अपने अमल से ख़रीदा है इसने मुझे, सारी उम्र ग़ुलामी करूँ इसकी तो भी कम होगी। ज़रनिगार की आवाज़ भर्रा गई थी। ठीक है भाई, ख़त्म तेरी मेरी, मर गई तू ना आयो उन गलियों में, समझूंगी जना ही नहीं था मैंने तुझे। वो नोट बैग में ठूंसती बड़बड़ाते हुए वक़ार और ज़रनिगार से ऐलान क़ता ताल्लुक़ करती चली गई थी। ज़रनिगार ने आगे बढ़कर जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर दिया, जैसे फिर से ज़रगुल बाई के आने का अंदेशा हो, और फिर पलट कर डरते डरते वक़ार को देखा। वो सोफ़े में धंस गया था, चेहरे पर संजीदगी की छाप थी। ज़रनिगार का दिल डूब सा गया था। वो आहिस्ता रवैये से चलती हुई आकर सोफ़े के बाजू पर बैठ कर झुक कर वक़ार के गले में दोनों बाजू डाल दिए। रुखसार इसके गाल से मिस गया। सॉरी वक़ार, मुझे पता होता कि अम्मा आपसे इस बुरे तरीके से बात करेगी तो मैं कभी भी इनके कहने पर भी इन्हें अपने घर न लाती। इसकी आवाज़ भर्राई हुई और अंदाज में पशेमानी थी। वो जो संजीदगी से ज़रनिगार की क्लास लेने का सोच कर यहाँ बैठा था, उसके माजरत के इस कदर दिल बराना अंदाज पर ही ठंडा पड़ गया हूँ। नाराज़ तो नहीं है ना मुझसे? वो अपना शक दूर करना चाहती थी। इतने प्यारे अंदाज में बनाओगी तो कौन काफ़ी नाराज़ रह सकता है। इसके बाजू पर हाथ रखते हुए इसके करीब आने के अंदाज की तरफ इशारा करते हुए बोला तो ज़रनिगार मुस्कुराते हुए सर इसके शाने पर रख दिया। कल वो एक जगह जॉब के लिए जाना है, दुआ करना काम बन जाए, तनख्वाह भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। वक़ार ने मुस्कुराते हुए खुशखबरी सुनाई तो ज़रनिगार खिल उठी। इसके दिल से दुआ निकली थी, इंशाअल्लाह ज़रूर हो जाएगी नौकरी। एक तो ये आगा जान भी ना, इन्हें कोई बताता क्यों नहीं? हर इंसान उसूलों के लिए नहीं बल्कि उसूल इंसान के लिए बनाए जाते हैं। समरा को वक़ार और इसकी खूबसूरत बीवी को घर से बेघर करने का सख्त दुख और अफसोस था, मगर सिर्फ दुख और अफसोस इस बात से बना करती थी कि इसलिए फ़ारान खामोशी से फैक्ट्री से लाइव फाइल चेक करते रहे। आप ही कुछ हिम्मत दिखा देते। समरा को इनकी खामोशी से भी चिढ़ हुई। समझाने की कोशिश तो की थी मैंने आगा जान को, मगर तुम जानती हूँ अब तुम्हें भी इनका नेचर का पता चल चुका है। वह कलम हिंसों को दुरुस्त करते हुए साथ साथ इसकी तशवी के लिए बोले तो मज़ीद कुड़ी। हाँ, बड़ा अच्छा समझाया, और मुझे तो माँ जी पे हैरत हो रही है। माएँ तो बच्चों को नज़र का इशारा तक समझ लेती हैं, मगर उन्होंने तो आगा जान के साथ मिलकर अपने बेटे का दिल ही दुखा दिया। फरहान अफंदी को महसूस हुआ समरा वाकई डिस्टर्बेंस का शिकार थी। इससे पहले उसकी तसल्ली के लिए कुछ कहते दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पर चौंक गए। अजय, समरा ने ऊंची आवाज़ में कहते हुए दरवाजे की तरफ देखा और फिर खुलते ही दरवाजे से माँ जी को अंदर आते देखकर समरा जल्दी से अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर एहतरामन इनका हाथ थाम कर अपने बिस्तर पर ला बिठाया। वो आज़रदा दिखाई देती थी। फरहान ने भी फाइल समेट दी और उठकर माँ जी की तरफ आ गए। वो पहले भी इनके कमरे में कभी कभार आती थी और इन चंद माह में तो वो भी बंद कर दिया, मगर जब से फरहान की शादी हो गई थी, खैरियत तो है माँ जी? उन्होंने पुरतशवीश अंदाज में इस्तफसार किया तो माँ जी की आंखें भर आई। जिस माँ का लाडला जिगर का टुकड़ा काट के बेदर्दी से फेंक दिया गया हो, इसकी ज़िंदगी में अब खैरियत कहाँ रही? वो आह भर कर बोली, फिर दुपट्टे को पल्लू से बहती आंखें पोंछने लगी। समरा ने जताने वाले अंदाज में शौहर को देखा। आप आगा जान से बात करें ना, हमारी तो उन्होंने एक नहीं सुननी। फरहान आफंदी बेबसी से बोले, तू वक़ार को समझा, इस दो कौड़ी की औरत की खातिर हम सब कुछ छोड़ गया है। वो उन्होंने शिकवा किया, अगर वो दो कौड़ी की औरत है तो पड़ा रहने देते उसे घर के किसी कोने में। इसकी खातिर क्यों घर से निकाल दिया? आगा जान ने अपने बेटे को फरहान को माँ जी के अल्फाज पर सख्त एतराज़ हुआ था। उन्होंने नापसंदीदगी से कहा, इंसान को अपने जिस्म से बहुत मोहब्बत होती है, मगर किसी अज़ू को जब कैंसर हो जाए तो उसे काट कर अलग करना ही पड़ता है। वो भी तो तवाइफ को उठाकर घर ले आया है।
ले आया था। माँ जी का अपना ही फ़लसफ़ा था। आखिर में शिकायती अंदाज में बोली तो फ़ारन को तासुफ़ हुआ। समरा का दिल तो बहुत चाह रहा था कि तकरीर झाड़ने को, मगर यहाँ छोटों और ख़ुसूसन बहुओं को बीच में बोलना सख्त मायूब समझा जाता था। और चंद माह पुरानी बहू तो वाजिबुल कत्ल करार पाती शायद होगी वो तवाइफ माँ जी, मगर वक़ार से शादी करने से पहले तक ना। इस घर में तो वक़ार अफंदी की बीवी की हैसियत से आई थी। आगा जुल्फ़िकार अफंदी की बहू बनकर फ़ारान जज्बाती होने लगे थे और माँ जी लाजवाब। मगर आगा जान के बनाए उसूलों में ज़िंदगी गुजार कर अब तो गलत फ़ैसला भी गलत नहीं लगता था। बस जो आगा जान ने कहा वो हो जाना चाहिए अफंदी हाउस में, मगर न कोई छोटी मोटी क़यामत तो आ ही जाएगी। तो तू उससे बात कर फ़ारान, मैं ख़ुद बड़ी अच्छी और असील ज़ात की लड़की से कराऊंगी उसकी शादी। सबसे खूबसूरत ढूंढूंगी अपने लाडले के लिए। माँ जी ने फ़ौरन ही जोड़ तोड़ कर लिया। बच्चे को महंगे से महंगा खिलौना लेकर देने का वादा। फ़ारान और सिमरा ने तासुब से इन्हें देखा। माँ जी, उस लड़की के लिए वो हम सब को छोड़ गया है, हम सब को। और आपका ख्याल है कि इसने हमारी खातिर अपनी बीवी को नहीं छोड़ा तो किसी खूबसूरत लड़की की खातिर तो वो ज़रूर ही छोड़ देगा। वाह! फ़ारान के लब वो लहजे में नाराज़ी उतर आई थी। माँ जी बात को इसकी गहराई के साथ समझ गई तो आह भर कर रह गई। थोड़ी देर तक तो वो कमरे में टहल कर गुस्सा कम करती रही। फिर वो तनतनाती हुई सीधी आगा जान के पास आई। यकीनन अखबार के मुताले के लिए स्टडी में जाने ही वाले थे। फिर इसे देख के ठिठक गए। कलाई पे बंदी घड़ी पर नजर डाली। यूनिवर्सिटी नहीं गई तुम? जाना तो था, मगर आपके पोते ने हमारी गाड़ी पे कब्जा कर लिया है। मेहरमा को बड़ी हद तक महसूस हो रही थी। सुलग कर गोया शिकायत लगाई। आगा जान ने इस बात पर पोती को हल्का सा घूर के देखा, जो जताते हुए कहा, कब्जा करने की क्या बात है, उसके बाप की गाड़ी में जाती थी तुम सब। वो नई गाड़ी भी ले सकता था। आगा जान, ज़रूरी था मेरी इंसल्ट करता, यूँ जता कर कि जिसने नहीं जाना वो ना जाए। बस पाँव पटकने की कसर बाकी रह गई थी। मेहरमा की कनपट्टियाँ सुलग रही थी। एक तो तुम लोगों की इंसल्ट भी फ़ौरन ही हो जाती है, बाकी सब यकीनन इसी गाड़ी में गई होगी। आगा जान ने यकीन से पूछा। जाहिर है इनसे इसकी दुश्मनी थोड़ी है। मेहरमा ने झटका। बस एक तुम ही ठीक हो, बाकी किसी ने इंसल्ट महसूस नहीं की। बस तुम्हारी ही अना के झंडे सबसे बुलंद है। बड़ा है तुमसे, कुछ कह भी दिया तो बर्दाश्त करना सीखो। आगा जान ने इसे बुरी तरह झाड़ दिया था। मेहरमा की आंखें भर आई। गम गुस्सा इस कदर शदीद था कि हद नहीं, यानी इस घर का असल वारिस आ चुका है। तो वो क्या थी? महज लड़कियाँ, बल्कि अनचाही औलाद, बेटियाँ। इसके लब कुछ कहने के ऊपर पड़े, मगर पूरा यकीन था कि साथ ही आंसू बह निकलेंगे। लब काटती रह गई। देखो महरू, अच्छा हुआ अभी ये बात हो गई। 2 बेटे खोए हैं मैंने, तब जाके इस घर का वारिस मिला है मुझे, और मैं नहीं चाहता कि किसी खराबी का बाइस बनूं। अब इनका लब और लहजा दबंग था, जताता हुआ, इसकी औकात बताता हुआ। जब मोहित ने शुरू में आगा जान का दिल दुखाया था, तब महरू ने फैसला किया था कि मोहित को आगा जान के करीब लाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, मगर यहाँ तो काया ही पलट गई थी। वो तेज़ी से इनके कमरे से बाहर निकली और बाहर निकलते ही आंसू निकल आए। अब कौन सा कोई देख रहा था? इसने चेहरे को हाथों में छुपाकर दिल का बोझ हल्का कर लेना ही मुनासिब समझा, मगर साथ ही किसी के खनकाने की आवाज़ पर बेसाख्ता ही बिदक उठी। फ़ौरन ही हाथों से चेहरा पोंछने की सही करी, मगर हाथ हटाते ही मोहित को सामने देखकर इसके अंदर तक कड़वाहट उतर गई। चेहरे पर छाए शिकस्त वरेक के निशान इसे एक ही दुश्मन से तो मख्फी रखते थे, और वही कमबख्त सामने आ गया। आगा जान से शिकायत करने गई होगी मेरी, वो पूछ रहा था, गोया बूझ चुका था। अंदाज इस कदर लुत्फ लेने वाला था कि मेहरमा को दुनिया का अयार और बदतमीज़ तरीन इंसान लगा। शट अप! मेहरमा फट पड़ी थी। वारिस हो गए तुम गाड़ी के और इस घर के, मेरे नहीं हो। मुझे मेरी इजाज़त के बगैर कभी बात मत करना। वह जहरखंद लहजे में कहती हुई इसके करीब से तूफ़ान की तरह गुजर गई। मोहित ने होठ सुकेड़ कर इसे जाते देखा। दर हकीकत मेहरमा के अल्फाज इसे अंदर तक सुलगा गए थे, मगर दफतन इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। इसने हाथ में दबी गाड़ी की चाबी को देखा और यह मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। इसने कदम आगे बढ़ाते हुए चैन को उछाल कर कैच किया और ख़ुद को बड़ा बशाश महसूस कर रहा था। अभी तो ये पहली ज़रबे। मेहरमा अफंदी, आगे आगे देखो होता है क्या। लड़कियों के इम्तिहानात के फ़ौरन बाद ये मेहरमा और तलाल की मंगनी की तकरीब रख दी गई थी। इन दिनों तो सभी इम्तिहानात में संजीदगी से मसरूफ़ थी। हाँ, मेहरमा का दिल बहुत हल्का फुल्का था। मन चाहे साथी का हो जाने का ख्याल भी फूलों की तरह मुश्कबार कर रहा था उसे।
आका जान ने जो कुछ कहा वो भी भूल भाल गई थी। अलबत्ता यूनिवर्सिटी वो मुबीन अफंदी के साथ जा रही थी। घर में सबकी नज़रों में मोहित और महरमा की चिपकलिश आ चुकी थी, मगर महरमा ने इसे कोई अहमियत नहीं दी थी। इसके नज़दीक मोहित अफंदी इस काबिल ही नहीं था कि इसे कोई अहमियत दी जाती। और फिर वो दिन भी आ गया अपनी तमाम तरानाइयों के साथ, जब महरमा अफंदी ने तलाल के नाम की अंगूठी पहन ली। सिमरा ने सबसे कट कर एक तरफ टेबल पर बैठी थी। फंक्शन पे अपने उरूज पता हंसी मजाक क्या कहें, दिल ऐसे में दिल हवाओं में उड़ रहा था। तो महरमा अफंदी और तलाल का किसी का दिल जल कर सुलग रहा था तो तज़य्यन अफंदी का, और कोई इस शोर हंगामे और रौनक से टेंशन का शिकार हो रहा था तो मोहित अफंदी था, और इन सब के हंसते चेहरों पर हंसी नोच लेना चाहता था। वो समरा को तलाशता हुआ बिलआखिर उन तक पहुंच ही गया। अकेली क्यों बैठी है मामा? वो तशवीश ज़दा सा इनके पास बैठते हुए बोला। देख रही हूँ हमें अकेला कर देने वाले अपनी खुशियों में मगन हैं। उन्होंने आह भरी तो मोहित ने इनकी आज़र्दगी को पूरी तरह महसूस किया। तभी इनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए यकीन से बोला, मगर ये लोग नहीं जानते कि अब हम अकेले नहीं हैं। सिमरा ने नम आलूद हंसी के साथ मोहित को देखा और गम से चूर लहजे में बोली, हाँ अब हम अकेले नहीं हैं। मोहित ने चंद लम्हे इनकी आंखों में देखा, फिर लब भींच कर स्टेज पे होते हंगामे पे नज़र गाड़ी। हमें कभी पूरी खुशियाँ नहीं मिली, इन पर खुदा बहुत मेहरबान है मोहित। समरा के लबो लहजे में कसक थी, एक खुला था जो पुर होने में ना आता था। एक कमी थी जो किसी तौर मुकम्मल होती ही ना थी, मानो पजल जो एक पकड़ा बीच में से गायब हो गया और सारे टुकड़े जोड़ तोड़ लेने पर भी तस्वीर समझ में ना आती हो, महज इस टुकड़े की गैर मौजूदगी की वजह से। तो क्या इनकी पूरी तस्वीर ही इस टुकड़े में थी? वो गुमशुदा टुकड़ा, उनके वजूद का हिस्सा। इनमें से भी कोई अपनी मुकम्मल खुशी नहीं पा सकेगा मामा। तब इनको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह कैसे नामेहरबान होता है। मोहित सुलगती निगाह आज महफिल की जान बने तलाल और महरमा के मुस्कुराते चेहरों पर थी, और हाथ सिमरा के हाथ पर। ज़निगार ने दरवाज़ा खोला तो इसके वहम गुमान में भी वो हस्ती ना थी जो इसकी चौखट के बाहर खड़ी थी। आप? वो बहरे हैरत, वो बेयकीनी में गौता खा गई। बहुत से काम इंसान को अपनी दिली रज़ा के बिना पर भी करना पड़ते हैं, जो इनके प्यारों की मोहब्बत इनसे करवाती है। माँ जी मुदब्बराना मगर ज़ख्मी लहजे में कहती। ज़निगार की तकलीद में फ्लैट में दाखिल हुई तो ज़निगार इनके पीछे इस तरह निगाह डाली। अकेली आई हूँ, ड्राइवर कुछ देर बाद ले जाएगा कर। कोई तवाइफ के घर आने को तैयार ही न था। माँ जी ने बड़े रसान से कहा। फिर ज़निगार की उड़ी रंगत देखी, मगर इसका हौसला भी कमाल था। हल्के से मुस्कुरा कर बोली, तवाइफ तो अपना घर छोड़ आई माँ जी, मैं तो आपके बेटे के घर में रह रही हूँ, आप बेफिक्र होकर आए। हाँ, वह हंकार भरती सोफे पर बैठ गई, बहुत तकल्लुफ़ से, जैसे छूटते ही भाग निकलने का प्रोग्राम हो। वक़ार कहाँ है? वो बड़े रोब व दबदबे से बात करती थी। अंदाज़ ऐसा था गोया ज़निगार से मुखातिब होना इनकी शान के ख़िलाफ़ हो, मगर बात करना मजबूरी ठहरी। इन्हें कोई कहीं नौकरी मिल गई है, वहीं जाते हैं, अब शाम को वापसी होगी। ज़निगार ने हाथ मसले, शर्मिंदगी, निदामत हद सिवा। एक माँ का लाडला बेटा इसके इश्क में रुल गया था। माँ जी भी सुनकर तड़पी, तेरा बेड़ा गर्क हो, इस सारी ज़िंदगी उम्र कमा के न खाया, कहाँ से रुल रही है मेरे हीरे को। ज़निगार की पेशानी चमक उठी। इतना बड़ा ऑफिस बना के दिया हुआ इसके बाप ने उसे, वहाँ बैठकर घर आ जाता। बस वो हर माह नोटों से जेब भरी होती थी। मेरे लाडले की, इनके तो कलेजे पर ही हाथ पड़ गया था। अच्छी नौकरी है माँ जी, वो खुश है? ज़निगार ने हिम्मत की। खाक अच्छी होगी। उन्होंने हकारत भरी निगाह इस पर डाली। महीने बाद 5,000 लाता होगा, इतना तो वो यार दोस्तों पर लुटा दिया करता था। मैं आपके लिए ठंडा लाती हूँ। ज़निगार इनके तलक़े से घबरा गई थी। रहने दो, पीकर आई हूँ मैं। उन्होंने ऐसे मना किया जैसे वो ज़बरदस्ती ही पिला देगी। पता नहीं तवाइफ के बर्तन में खाना हलाल भी है या नहीं। इन्हें अपने लाडले की किस्मत में रोना आने लगा। मुँह मारा भी तो गंद पर। घबराई हुई सी ज़निगार इनके सामने वाले सोफे पर टिक गई। अगर मैं ढेर सारा रुपया देकर तेरी ज़िंदगी बना दूँ तो क्या तू मेरे बेटे को छोड़ देगी? माँ जी सौदा करने आई थी। ज़निगार का दिल किसी ने मुट्ठी में खींच लिया। एक ज़िंदगी छोड़ कर तो इसे पाया है माँ जी, अब फिर से ज़िंदगी पाने के लिए इसे छोड़ दूँ? ज़निगार ने बड़े हौसले से पूछा। मेरे साथ किताबी बातें मत कर। इन्हें गुस्सा आया। तवाइफ ज़ादी है, खुले हाथों रुपया खर्च करती होगी। वक़ार को बाप ने आँख कर दिया। तुझे अल्ले तल्ले नहीं करवा सकता, अब तो इसकी जान छोड़ दे, बदले में जो मांगेगी दूंगी, रुपया ज़मीन। ना माँ जी, वो तड़पी।
बड़ी मुश्किल से तवाइफ की खोटे का लेबल उतारने का मौका मिला है। रुपये पैसे के बदले में शौहर दे दूंगी तो फिर से तवाइफ ही कहलाऊंगी। वक़ार की आंखों पे ऐसी जज्बाती बातों की पट्टी बांधी होगी तुमने, मगर ये देखो, उन्होंने हकारत से कहते हुए अपना बड़ा सा पर्स खोला। इसमें हज़ार हज़ार की नोटों की गड्डियाँ पड़ी थी। ऐसी ही गड्डियाँ और दूंगी और फिर देती रहूंगी, बस एक बार मेरे वक़ार को छोड़ दे। वो इसे ललचा रही थी। ज़निकार फीके अंदाज में मुस्कुराई। यूँ कहे ना कि जीना छोड़ दूँ। बकवास बंद करो, ये शिकार फांसने वाली बातें मेरे दिल पर असर नहीं करेगी। वो आँख वो गोला होने लगी, मगर फिर कुछ ख्याल आया तो धीमी पड़ गई। इस पर रहम कर, वो कहाँ हदी है इस मज़दूरों वाली ज़िंदगी का। इससे मोहब्बत के दावे करती हो तो इसे आराम और सुकून की ज़िंदगी जीने क्यों नहीं देती। तो इसे छोड़ेगी तो फिर मेरी तरफ पलट आएगा। अब तो वैसे जज्बाती तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश करने लगी। माँ जी। खुले दरवाजे से वक़ार अंदर आया तो लबो लहजे में बेयकीनी सी थी। पता नहीं माँ की बात सुनकर ये बेयकीनी लबो लहजे में दर आई थी या माँ को वहाँ मौजूद पाकर वो बेकरार होकर इसे बाहों में भरने को उठी। इसे कह तुझे छोड़ दे वक़ार, इसे रुपयों में तोल दूंगी मैं, बस ये छोड़ दे तुझे। बच्चों की सी जिद। वक़ार ने तसल्ली आमेज़ एक निगाह ज़हर निगार पर डाली जो जर रंगत लिए खड़ी थी। ये छोड़ भी दे माँ जी, मगर मैं इसे नहीं छोड़ सकता। वक़ार मुस्कुराया तो उसकी मुस्कुराहट में तमानियत के सारे रंग थे। और पता है, एक खुशखबरी भी है। वो शौक़ हुआ। माँ को साथ लिए सोफ़े में धंसे हुए बोला। वो चौंकी। वक़ार अफंदी अपने मखसूस लाडले अंदाज में इनके शानी पर सर रखा, इनके कान से मुँह लगाया। आप दादी बनने वाली है। एक करंट समाजी के पूरे वजूद में दौड़ उठा था। उफ़, इन्हें नापाकी का शदीद एहसास हुआ। उन्होंने बेख्तियार वक़ार को ज़ोर से परे धकेला। खबरदार जो इस पलीद औरत की औलाद को हमारा वारिस कहा तो। वो गुस्से और नफ़रत से चीख रही थी। वक़ार ने हैरत और बेयकीनी से इन्हें देखा। वो मेरी औलाद होगी माँ जी। जैसी माँ वैसी औलाद। इनकी तो बस थूकने की कसर बाकी रह गई थी। वक़ार अफंदी बुलंद क़ामत खड़ा हुआ। मैंने तो अब एक तवाइफ से शादी की है माँ जी। मैं किस पे पड़ा हूँ? सदमे से चूर वक़ार अफंदी का सवाल बहुत कड़ा था और दुख भरा। माँ जी लाजवाब हो गई। यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म हो गई थी। तलाल से मिलना बात तय करना एक ख्वाब से लगने लगा था। मलाइका इसकी मंगनी के बाद वापस जा चुकी थी। खामखा सिमरा चची और मोहित से मत उलझना। वो जाने की पहले ही मेहर माँ को नसीहत करके गई थी। मुझे क्या ज़रूरत है। इन दोनों तो यूँ भी वो नई ज़िंदगी के नए सपनों में घूमती। बात को यूँ ही उड़ा दिया। तलाल कई रोज़ से मिलने का कह रहा था। मंगनी वाले दिन अच्छा मौका था लॉन्ग ड्राइव का। तुम मानी ही नहीं। मेहर माँ हंसी। वाह, मंगनी वाले दिन लॉन्ग ड्राइव। पहला कपल होते हैं हम दोनों। अच्छा, आज तो आ जाओ, आइसक्रीम ही खा लें। वो तो हम अपने अपने घरों में भी खा सकते हैं। मेहर माँ ने हंसी दबाई। ओफ यार, तुम तो आइसक्रीम खा लेना, मैं तुम्हें देख लूँगा बस। वो बेकरार था। मेहर माँ का दिल मासूम से तफाकुर से भरने लगा था। चाहे जाने का एहसास ऐसा ही हुआ करता है, हवा में उड़ाने वाला। बस फिर डन हो गया। शॉपिंग मॉल में ही मिल लेंगे हम और वहीं आइसक्रीम भी खा लेंगे। आगा जान ये सब पसंद नहीं करते तलाल। मेहरबान ने इसे एहसास दिलाया, इसीलिए तो इन्हें इनवाइट नहीं किया। वो इस कदर इत्मीनान से बोला कि मेहरबान को हंसी आ गई, जिसे रोकते हुए वो बोली, चलो ठीक है, मगर ये पहली और आखिरी बार होगा तलाल। मैं खुद भी इस तरह पब्लिक प्लेस में मंगेतर से मिलने की कायल नहीं। ओके, अभी तो शक्ल अच्छी बना के आना, बात में देखी जाएगी। वो जैसे टालने को बोला था, हंसते हुए मोबाइल ऑफ करती पलटी तो अपने पीछे लॉन में टहलती तज़य्युन को देखकर ठठक गई। जाने वो कब से चहलकदमी के लिए आई थी और मेहरमा को देखकर मुस्कुराई। इसे भी जवाबन लब फैलाने पड़े। तलाल का फ़ोन था। इसने यकीन से पूछा तो मेहरमा ने बेइख्तियार गहरी सांस ली। वो इसकी बातें सुन चुकी थी। इसने महसर हिलाया। वो मुंतज़िर रही शायद तज़य्युन इसके बारे में इससे मज़ीद पूछेगी, मगर वो ठहलती हुई लॉन के दूसरे सिरे तक चली गई। तो वो सर झटक के मेहरमा अंदर की तरफ बढ़ गई। वो अभी भी उसी ख्वाब से उठा था। पसीने में शराब और तेज़ होती धड़कन लिए वहशत थी। जाग जाने के बाद भी कम न होती तवाइफ का बेटा, नाजायज़ औलाद की स्टैम्प और बरसती बारिश वाली तवील सियाह रात, जिसने नुमेरा फंदी की किस्मत का सारा खेल ही बदल दिया था। इसने उठकर साइड टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली और घटाघट पानी पी गया। वो उठकर चलता हुआ नंगे पाँव ही खिड़की तक आया। पर्दे हटाकर खिड़की खोल दी। सूरज निकल रहा था, मगर नसीम से अभी नरमी और कैफ बाकी था। इसने 2-3 गहरी सांस लेकर ताज़ा हवा फेफड़ों में भरते हुए गोया अंदर की कसाफत को कम करने की कोशिश की, मगर अंदर जलता भांपड़ किसी तौर पर सर्द ही न पड़ता था। हाँ, जो आग 14 साल से न बुझी, वो अब क्या बुझती।
وہ خود استہزائیہ سے مسکرایا۔ اس کے ہر انداز میں اذیت جھلکتی تھی۔ وہ زندگی جینے کی کوشش کرتا تھا، مگر یہ خواب خود سے کیے گئے عہد اسے دوبارہ اسی دور میں پٹخ دیتے تھے۔ وہ چونکا پلٹ کر دیکھا، تکیے کے پاس رکھا اس کا موبائل تھر تھر رہا تھا۔ استجاب سے منہ میں اچکاتا بستر کی طرف بڑھا۔ اس سے بھلا اتنی صبح فون کرنے والا کون تھا؟ مگر پھر سومیا کے نام پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ پہلے فون کاٹنے کی سوچا، پھر ایسے ہی فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم نمیر وقار افندی، کیسے ہو؟ دوسری طرف سے اس کا مخصوص حشاش بشاش انداز۔ وعلیکم السلام، اور تمہیں میں نے کب کہا کہ فجر کے ٹائم اٹھانا مجھے؟ تیوری چڑھا کر پوچھتے ہوئے بستر پر ٹھیک گیا۔ ہاں، وطن سے ہنسی۔ ذرا اپنی کھڑکی سے جھانکو مسٹر۔ سورج چاچو سر پر کھڑے ہیں آ کر۔ پھر بھی یہ فرض تمہیں تفویض نہیں کیا تھا میں نے؟ وہ اسی انداز میں بولا۔ تم چپ رہو، تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا؟ وہ باقاعدہ ڈپٹ کر بولی تو وہ اکتایا۔ صبح صبح یہی بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ نہیں، ایک اور خوشخبری سنانے کے لیے، جیسے وہ خود ہی محظوظ ہوئی۔ اس کی خوشی ایسی ہی تھی، بچوں جیسی بے صاف تھا، مگر نمائش ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔ سنائے بغیر تمہیں چین تو آئے گا نہیں، اس لیے جلدی سے بتا دو، میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ بڑے اکھڑے اور بد تہذیب لہجے میں بولا تو دوسری طرف لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر سرپرائز ہی صحیح۔ قدر توقف کے بعد وہ پھیکے لہجے میں بولی تو نمیر افندی کو جیب بھر کے غصہ آیا۔ ایک تو پہلے ہی وہ اس کے خواب کے زیر اثر بیٹھا تھا، اوپر سے سومیا کی یہ ڈرامے، وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ صبح صبح یہ ڈرامے دکھانے کے لیے کال کی ہے تم نے؟ بیوقوف سمجھا ہوا ہے مجھے، یا پھر بیوقوف بنانے کی کوشش کرتی ہو؟ نمیر وہ دنگ رہ گئی۔ اس سے پہلے بھی وہ لڑتا تھا، الجھتا تھا، مگر اس قدر بدتمیزی و بد مزاجی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ شٹ اپ سومیا، اور ایک بات لکھ کر رکھ لو، جو تم چاہتی ہو میں کبھی نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں، انڈرسٹینڈ؟ وہ بری طرح چلایا۔ دوسری طرف وہ آنکھوں میں آنسو لیے گنگ تھی۔ لائن کاٹ دی گئی سومیا، گویا دنیا سے رابطہ منقطع ہوا۔ اس کا معصوم سا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ مبین افندی کو قدرت نے شادی کے 3 سال بھی اولاد کی خوشی سے محروم رکھا تھا۔ ایسے میں سمرا کے پاؤں بھاری ہونے کی خبر افندی ہاؤس میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ ماں جی روتی جاتی، سمرا پر سے صدقے کے روپے وار کے کام والیوں میں دیتی۔ اپنا سر پھرا لاڈلا بیٹا یاد آتا، اس نے بھی تو انہیں خوشخبری دی تھی۔ سب ان آنسوں کی خوشی کے آنسو سمجھتے، نادان دنیا والے۔ غم اور خوشی کے آنسو میں فرق کرنے کے لیے دل کی آنکھ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ رنگ اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دونوں میں ایک سی ہی شفافیت اور ایک سی ہی نمکینی ہوتی ہے۔ صدیقہ بھابھی تو مانو سینے پہ سانپ لوٹ گئے۔ چند ماہ پہلے آئی سمرا ان سے بازی لے گئی۔ انہوں نے ڈاکٹروں کے علاوہ پیروں فقیروں کے آستانوں کے بھی چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ دوسروں کی خوشی سے حسد کرنے والے در حقیقت اللہ کی تقسیم کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ جو چیز اللہ کسی کو دی ہو اس سے جلنا کیسا، جبکہ ہر کسی کو قسمت کے مطابق ملنے کا وعدہ ہے۔ صدیقہ بھابھی کو اندر ہی اندر سمرا سے حسد پیدا ہو گیا۔ ان کی خیال میں سمرا نے یہ خوشخبری سنا کر ان کی حیثیت گھٹا دی تھی، اور اللہ بہتر جاننے اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ہے کسی کی مجال کہ اس کے کیے کے خلاف جائے، وہاں تو دم مارنے کی بھی جگہ نہیں۔ صدیقہ بھابھی بھی جلتی تڑپتی سلگتی سمرا سے نفرت کرتی، مگر اس کا نصیب بدل نہیں سکتی تھی۔ سر شکر پروردگار کا، اس نے کچھ کا اختیار انسان کو دے کر کن کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا، ورنہ انسان تو کسی کو روزی دیتا اور نہ ہی اچھی قسمت، اور اللہ ہی بہترین جاننے اور سمجھنے والا ہے۔ بے شک ملاحہ فرزین کے ساتھ وہ شاپنگ مال آئی تو چند ایک چیزیں خریدی تھی۔ طے شدہ پلان کے مطابق طلال صاحب تشریف لے آئے تھے۔ مسکراتی نظروں سے وہ بے نیاز نظر آنے کی کوشش کرتی مہرماں کو دیکھتا ملاحہ فرزین سے ہیلو ہائی کر رہا تھا۔ واؤ کیا سرپرائز ہے، وہ خوش ہو رہی تھی۔ ہو گئی شاپنگ تم لوگوں کی؟ طلال کا روئے سخن ملاحہ فرزین کی طرف تھا۔ ابھی تو صرف آپ ہی نے اپنی چیزیں لی ہیں، میں اور ملاحہ تو رہتے ہیں۔ فرزین نے منہ لٹکایا۔ اف، اتنی گرمی میں آپ ہی کو لے کر پھر رہے ہو، جبکہ یہ اپنی شاپنگ بھی کر چکی ہیں۔ اب تم لوگ اپنی شاپنگ مکمل کر کے آؤ، میں اتنی دیر فرسٹ فلور پر موجود آئس کریم پارلر کا چکر لگواتا ہوں تمہاری آپی کو۔ اور ہم؟ وہ دونوں احتجاجاً چلائی۔ بھئی ہم کون سا آئس کریم کھا کر وہاں سے بھاگ جائیں گے؟ تم دونوں اپنی شاپنگ مکمل کر کے ہمیں وہیں جوائن کر لو، ایک آئس کریم تم لوگوں کے ساتھ بھی ہو جائے گی۔ طلال نے فوراً دوستانہ انداز میں حل پیش کیا تو پھر کہیں جا کے ان دونوں کو سکون آیا۔ ان دونوں کے آگے بڑھ جانے کے بعد طلال نے مسکراتے ہوئے خود سے کتراتی کھڑی مہرماں کو دیکھا۔ ہاں جی،
चले फिर। वो बेसाख्ता हल्की से हंसी हंस दी। जोकर। वो दोनों चलते हुए खुद कार सीढ़ियों तक आए। इधर उधर की बातों में मगन थे। खुद से कुछ फासले पर इनके ताक़ुब में आते शख्स पर इन दोनों में से किसी का भी ध्यान न था। इन दोनों को खुद कार सीढ़ियों पर चढ़ जाने के लिए कदम ही रखे थे और इनसे ठीक 4 सीढ़ी ऊपर उनके पीछे आते शख्स ने भी। वो नींद के झोंकों की जद में था। वक़ार, ज़नीगार ने इसे हौले से पुकारा। वो चौंका। नींद बोझल होती आंखें पल भर को गुलाबी झलक दिखाकर फिर बंद हो गई। ज़नीगार को इस पर तरस भी आया और प्यार भी। वो सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ। ये वो मर्द था जो इसके लिए अपनी सल्तनत को ठुकराया था। वक़ार, बात तो सुने, उसने एहतजाज किया। अभी इसने कमरे की लाइट बंद भी नहीं की थी और वो नींद में झूमने लगा था। सुन रहा हूँ, वही गनोदगी में डूबा भरा लहजा। आंखें तो बंद हैं आपकी। ज़नीगार ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। तुम्हें किस गधे ने कहा कि मैं आंखों से सुनता हूँ? कान खुले हैं, तुम बात करो। वो बड़े ठंडे तन से अब की बार इसने तफसीली तसल्ली कराई तो ज़नीगारी से घूरने लगी, मगर एक नींद में झूमते झूमते शख्स पे घूरिया क्लाशनकोफ के ब्रस्ट सा तो असर नहीं कर सकती ना। मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला हमें क्या देगा, धीमे लहजे में पूछा। तुमको मैं और मुझे तुम मिल गई, अब हमको और क्या चाहिए? वो मुतमईन था, सरशार। ओहो, औलाद की बात कर रही हूँ, ज़नीगार ने टोका। वो भी अल्लाह बेहतर ही करेगा। वो काना था, अल्लाह ने इसे ज़नीगार दे दी, आगे भी वो बेहतरीन ही देगा। और अगर वो कहने लगी, मगर शदीद जज्बात ने कुछ ऐसा गलबा पाया कि फिलफौर गला रंध गया। वक़ार की आंखें पट से खुली। अगर क्या? हैरत से उसे देखा। अगर बेटी दे दी तो? वो अटकी। वक़ार फिलफौर इसकी बात की गहराई तक पहुंचा। खुशमगी अंदाज में इसे देखा और दांत पीस कर बोला, तो फिर मैं तुम्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारूंगा। वो बेअख्तियार थोड़ा सा पीछे हटी, खौफज़दा होगी। वक़ार थकावट परे धकेलता हुआ उठ बैठा। बेवकूफ़, ये कैसा सवाल है? ज़रगुल की बेटी को सीने से लगा के ले आया तो अपनी बेटी को नहीं अपनाऊंगा? वो फ़ौरन ही बात की तह तक पहुंच गया था। इसकी जवाब ने ज़रनिगार को तशक्कुर के जज्बात में भिगो डाला। उफ़, इसने बेइख्तियार आगे बढ़कर वक़ार के शाने पे सर रखा। डरा दिया आपने मुझे। अपनी बातें भी तो देखो, मुझे पता चल गया था जो तुम पूछना चाह रही हो ज़री। मैं अल्लाह से बेटा मांगता हूँ। इसके ख़जाने भरे पड़े हैं, इससे हमेशा बेहतरीन चीज़ें मांगनी चाहिए। लेकिन अगर वो बेटी देगा तो शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वो वक़ार अफंदी की बेटी होगी, बेनाम, वो बेनिशान नहीं। वो बेहद संजीदा था। ज़नीगार की आंखें नम हो गई। वो दोनों खुशगपियों में मसरूफ़ यूनिवर्सिटी की शरारतों और यादों को दोहराते आइसक्रीम के प्याले सामने रखे, इसके पिघलने की फ़िक्र किए बिना बातों में मसरूफ़ थे। ख़बरदार, जो आइंदा तुमने इस तरह मिलने की फरमाइश की तो मुझे इतना बुरा लगा। मेहरबान ने इसे आइंदा के लिए तंबीह कर रही थी। ओहो झूठी। तलाल इसकी शक्ल देख का शरारत से हंसा। अब अच्छी भली खुश हो इस डेट से। फ़ोन मिलती तो यूनिवर्सिटी में भी थी तुमसे, मगर अब यू पब्लिक प्लेस में स्पेशली आके, वो भी आगा जान के ख़तरों की तलवार के साए में। समझा करो ना। वो घबराने लगी। हालांकि अब तो प्रमोशन हो गई है, फ्रेंड से मंगेतर के ओहदे पर फाइज हो गया हूँ मैं। अब तो इस तरह की हुदूद व क़यूद मत लगाओ। वो इसे छेड़ते हुए बोला। मेहरमा की खिलखिलाती हंसी बेसाख्ता थी। इसी वक्त किसी ने आकर इनके टेबल की सतह पर अपने दोनों हाथ जमाए और झुककर मेहरमा को देखा। इसकी हंसी को ब्रेक एकदम लगा। तुम? वो लहज़बर को गड़बड़ा सी गई। वो मोहित अफंदी था। हाँ मैं, वो चबा कर बोला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तलाल की मौजूदगी को क़तई नज़रअंदाज किए हुए मेहरमा से पूछ रहा था। वो मेहरमा को पेशानी चमकी। एक्सक्यूज़ मी, ये मेरे साथ है। तलाल ने गोया इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करानी चाहिए। मोहित सीधा होते हुए इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो पेशानी पर नागवार बल पड़े हुए थे। क्यों मिस्टर, किस रिश्ते से? मेहरमा भग से उड़ी। तलाल ने भी बमुश्किल जब्त किया। मंगेतर है ये मेरी। मंगेतर हो, शौहर नहीं जो ये खुले आम लेके फिर रहे हो। वो भिगो के मारते हुए बोला तो मेहरमा तिल मिला उठी। मोहित, बिहेव योर सेल्फ। दांत पीस कर भरपूर गुस्से से कहा तो मोहित ने इसे घूरा और चबा चबा कर बोला, ये बात तुम ज़रा चल कर आगा जान को बता तो वो बाहर गाड़ी में बैठे हैं। मेहरमा ने कदमों तले सही मायनों में ज़मीन सरकी थी। डोंट वरी महरू, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। तलाल ने खामखा की सनसनी फैलाने वाले मोहित अफंदी पर एक कड़ी नज़र डालते हुए मेहरमा को तसल्ली दी। तुम जितनी बातें करनी थी कर ली मिस्टर तलाल, आगे हमारा घरेलू मामला है, उठो तुम। मोहित ने ठंडे लहजे में कहते हुए गोया तलाल पर इसकी हैसियत वाज़े की थी। मल्ला फरजीन साथ है मेरे। मेहरमा को ज़रा हौसला हुआ। हाँ वो तो मुझे नज़र आ रही है। मोहित का तंज कमाल का था। मेहरमा को इसके जताने वाला अंदाज सुलगा गया, मगर गलती तो बहरहाल इसकी अपनी थी। वो कुर्सी घसीटती हुई उठ खड़ी हुई, अपना शोल्डर बैग उठाया और तलाल को देखा। मैं चलती हूँ, फ़ोन पर बात करूँगी। अंदर से खौफ ज़्यादा सही मगर
कम अज़ कम तलाल के सामने ये कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। फिर मोहित को देखा, फ़रज़ीन और मल्लाहा अंदर है मॉल में, मैं कॉल कर लेता हूँ, मोबाइल तो होगा उनके पास। वो इसे आगे चलने का इशारा करते हुए बोला तो इस बात में सर हिलाती चल पड़ी। मोहित ने चलते हुए अचटती मगर एक गहरी जताती निगाह तलाल पर डाली और उसकी अजीब सी निगाह के मायनों में उलझा, मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। इधर उधर बाकी तरफ कदम बढ़ाती मेहरमा के कदम मन मन के हो रहे थे। आगा जान। दरवाजे पर लगी घंटी की आवाज़ तो सब ने ही सुनी, मगर चौकीदार हर वक्त गेट पर मौजूद होता था, सो उम्मीद वासिक थी कि मेहमान हुआ तो सीधा ही अंदर आएगा। ताई जान और सायरा चची टेबल पर रखी सब्जी बना रही थी, साथ साथ किसी न किसी बात का जिक्र चल रहा था, जबकि सिमरा नाजुक से फ्रेम की नज़र ऐनक लगाए अखबार पढ़ रही थी जब टीवी लॉन्च में कोई दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, जोशीला नस्वानी लबो लहजा। सिमरा ने झटके से गर्दन मोड़ कर देखा, इनकी होठ बेख्तियार खुले। अखबार रखते हुए वो उठ खड़ी हुई। गुड़िया को भाग कर नम आंखों के साथ इनसे आ लपटी। ताई जान और सायरा चची के हाथ रुके। वो इन दोनों फूफी भतीजे को मिलने को देख रही थी। इसने इन दोनों को सलाम किया। भोली सी सूरत, बड़ी प्यारी सी लड़की थी। जब पाकिस्तान में थे ये लोग तो ये बच्ची से तकरीबन हर हफ्ते ही अफंदी हाउस आती थी। मोहित की मामूजात थी ये दोस्त भी ठहरी। सायरा चची की याददाश्त कमाल की थी, जहन ही मिनटों में जोड़ तोड़ कर लिया। क्या भला सा नाम था इसका? उन्होंने 14 साल पुरानी यादें खंगाली। हाँ, सोमिया नाम था इसका, जिसे प्यार से सब गुड़िया कहते थे। वक्त किस पल क्या चाल चलने वाला है और किस्मत क्या खेल दिखाने वाली है, ये कोई नहीं जान सकता। सोमिया अपनी फुप्पू के गले में बाहें डाल के बैठी थी और अब इंतज़ार था अपने बचपन के दोस्त मोहित अफंदी का। मेहरमा बज़ाहिर बड़े एतमाद मगर दर हकीकत लरसते दिल के साथ गाड़ी तक आई और अंदर मल्लाह और फ़रज़ीन को पहले ही से ही बड़ा अचमान अपने हाथ में थामे कौन से लुत्फ़ अंदोज़ होते देखकर वो गाड़ी से 2 कदम दूर हुई, बुरी तरह ठिठक गई। मोहित इसे नज़र अंदाज करता ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठ गया। मेहरमा ने अगली नशिस्त की तरफ देखा, वो खाली थी। वो उलझी सी पिछली सीट पर ढेर हो गई। क्या आगा जान किसी काम की गर्ज से गाड़ी से उतरे थे? इसे इतनी जल्दी वापस आता देख मल्लाहा ने हैरत से सरगोशी की। तलाल भाई चले गए क्या? मगर मेहरमा की सारी तवज्जो गाड़ी स्टार्ट करते मोहित पर थी। आगा जान कहाँ है? इसने भींचे हुए लहजे में मल्लाहा से पूछा था। आवाज़ धीमी ही थी। आगा जान, मुझे क्या पता, घर पे ही होंगे। मल्लाहा गड़बड़ाई। इसे मेहरमा के सवाल कि तुक समझ नहीं आई थी, मगर मेहरमा तो जैसे सेट पर जैसे ही किले उगाई। बेवकूफ़ बनाए जाने के एहसास पर जिल्लत व अहानत की शदीद कैफियत हावी हुई तो रगों में खून की जगह गोया शरारत दौड़ उठे। तुमने झूठ बोला मुझसे? शररबार निगाहों से मोहित को देखते हुए ऊंची आवाज़ में बोली तो गम गुस्से के मारे आवाज़ फट सी गई। आप ही? मल्लाह ने परेशान होकर इसका हाथ दबाया। फ़रज़ीन भी घबरा गई। मोहित गाड़ी में मेन रोड पर ले आया था। इत्मीनान से बोला, तो तुम क्या चाहती हो? मैं सच में यहाँ आगा जान होते? तुम एक इंतहाई बेहुदा और अव्वल दर्जे के झूठे शख्स हो। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता था तुम इस तरह की फजूल सिचुएशन क्रिएट करते। तज़लील का गहरा एहसास इसके दिल को कुचल रहा था। चेहरे पर तपिश की लपेटें निकल रही थी। जी तो चाह रहा था कि थप्पड़ों से मोहित अफंदी का चेहरा पिघाड़ दे। किस कदर जलील किया था आज इसकी बेहूदगी ने। और तलाल, उफ मेरे अल्लाह, अफंदी हाउस के होने वाले दामाद की क्या इज्जत अफजाई करके आया था वो। फ़रज़ीन और मल्लाहा बेचारी हवास वाख्ता सी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि इस विपरी शेरनी की भड़कने की वजह क्या थी और इसे काबू कैसे किया जाए। फ़िलहाल तो चुप रहने में ही भलाई थी। यानी तुम अभी भी समझ रही हो कि मैंने गलत किया? वो बैक व्यू मिरर में इसका लाल भबो का चेहरा और नम आंखें देख के तमानियत महसूस करते हुए पूछ रहा था। फिर गोया हुआ, तो चलो ठीक है, चल के आगा जान से ही फैसला करवा लेते हैं। मेहरमा सख्ती से लब भींचे। दर हकीकत इसका ज़ोर ज़ोर से रोने का जी चाह रहा था। शायद अल्लाह ताला ने मोहित अफंदी नामी सज़ा दुनिया में ही इसके लिए तजवीज़ कर दी थी। घर पहुँच कर पोर्च में गाड़ी रुकते ही फ़ौरन नीचे उतरी और दरवाज़ा इस ज़ोर से बंद किया कि दोनों लड़कियों ने कानों पे हाथ रख लिए। इसे टेंशन के दौरे पड़ते हैं क्या? मोहित मल्लाह से पूछ रहा था। वो बेचारी शर्मिंदा सी हो रही थी। अच्छी भली खुश मिजाज सी मेहरमा को न जाने क्या हो गया था। वो तीनों मेहरमा के पीछे ही अंदर दाखिल हुए थे।
अस्सलाम वालेकुम। अंदर दाखिल होकर मोहित ने ख्वातीन को लाउंज में विराजमान पाकर आवाज़ बुलंद सलामती भेजी थी। मोहित, इधर तो देखो भला कौन आया है। सम्रा की आवाज़ में चहकार सी थी। सोमिया मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी तो इसे देखकर मोहित बुरी तरह चौंका। फिर इसके तासुरात में खुशगवारियत भर आई। आह माय डियरेस्ट फ्रेंड, मोहित ने आगे बढ़कर बड़ी खुश दिली से कहते हुए बेतकल्लुफ़ी के साथ मोमना का बड़ा हुआ हाथ थामा। कब से आई हुई हो पाकिस्तान? अब याद आई है हमारी, वो इस हाथों को हल्का सा झटका देकर जताते हुए कह रहा था। सोमिया की होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट चमकी। किसी के रवैये की बदसूरती पर पर्दाए जहन पर लम्हे भर को झिलमिलाई थी। ऐसे ही बस, इसने अपने मुरझाए हुए लब और लहजे पर जैसे बशाशत का लिबादा फ़ौरन ही ओढ़ लिया। मगर अब मैंने जान लिया कि दुनिया में एक अच्छे दोस्त से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं होता। इसे निभाने में हमेशा तरजीह देनी चाहिए। इसने मोहित के मुस्कुराते चेहरे पर नज़र जमा कर कहा, बैठो। इसने सोमिया को इशारा किया और फरजीन और मल्लाह से इसका तारुफ कराने लगा। इसका मूड बहुत फ्रेश लग रहा था। तारुफ के मरहले से गुजरती मोहित के रवैये की नरमी और तवज्जो को जानती सोमिया दिल ही दिल में नुमेर आफंदी और मोहित आफंदी का तकाबली जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। एक मोहब्बत का रिश्ता था, दूसरा दोस्ती का। कुदरत ही जानती थी सोमिया दिल किस राह का मुसाफिर होने वाला था। वो अपनी तस्लील का जितना भी मातम बनाती कम था। दिल था किसी तौर पर चैन ही नहीं पा रहा था। बैठती तो तड़प उठकर खड़ी होती, टहल टहल के टांगें शल हो रही थी। रोना था कि थमने में आता ही ना था। समझा क्या इस खबीस इंसान ने मुझे? जब जी चाहा, जिसके सामने जी चाहा जलील कर दिया, और फिर तलाल की बेइज्जती। उफ, इस सोच के साथ ही इसके दिल पे हाथ पड़ता था। क्या क्या सोच रहा होगा वो? किस तरह की फैमिली है हमारी? तंग दिल, तंग नज़र। और ये पहुंचा कैसे वहाँ? फरजीन और मल्लाह पर भी निगाह रखी हुई थी और मुझ पर भी, यानी बाकायदा प्लानिंग। अच्छा, अचानक तो पहुंच नहीं सकता था वहाँ। इसका दिमाग सोच सोच कर दुखने लगा था। रो के आंखें सुजा ली। वॉशरूम का पानी नल खोले, वॉश बेसन पे झुके। इसने चेहरे पे ठंडे पानी की छींटे मारे तो जहन में झमाका सा हुआ। सोच का एक नया दर वाह हुआ था। तज़य्यन ने मेरी और तलाल की बातें सुनी थी, तो क्या उसे अपनी सोच पर यकीन नहीं आया? तो तौलिए से चेहरा थपथपाते हुए इसका जहन सनसना रहा था। वक़ार अफंदी और ज़रनिगार की ज़िंदगी बाहमी मोहब्बत और एतमाद के सहारे धीरे धीरे अपनी राह पर गामज़न थी। फ्लैट का किराया ज़्यादा ना था, सो दोस्तों के हर ताउन को ठुकराते हुए वो ज़रनिगार को 2 कमरे के किराए के घर में ले आया था। यार दोस्त क्या सिर्फ भले वक्तों के लिए होते हैं? मज़हर और काशिफ जो सख्त खफा थे। वक़ार के होठों पर तमानियत भरी मुस्कुराहट। जब बुरा वक्त आएगा तब देखी जाएगी, अभी तो सब भलाई है। इसका इत्मीनान काबिल दीद था, मगर खुशियों के धीरे धीरे झूलते इस हिंडोले को शदीद झटका तब लगा जब वक़ार आफंदी को बिना कोई तवज्जो पेश किए नौकरी से जवाब दे दिया गया। सख्त परेशान था। इतना अच्छा चल रहा था, सब काम भी ठीक कर रहा था मैं, फिर पता नहीं क्यों बिना नोटिस के ही जवाब दे दिया। इसने खाना भी ठीक से नहीं खाया जा रहा था और ज़रनिगार का बस नहीं चल रहा था कि इसकी हर परेशानी खुद मसमूल। इसने अपने अंदर की बेचैनी को दबाते हुए लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाकर लुक़्मा बनाकर इसके मुँह में डाला। अल्लाह के रिज़्क़ को आगे रख कर इंतज़ार नहीं करवाते, गुनाह मिलता है, रिज़्क़ की बेहुरमती होती है। वो मुस्कुरा रही थी। वक़ार ने इसका हाथ थामा, लुक़मा चबाते हुए उसे देख रहा था। ममता का दिलकश रूप लिए शानों तक पहले मॉडर्न अंदाज में कटे बालों को अब सीधी चोटी में बांधने वाली वो सादगी का पेकर थी, मगर बहुत खूबसूरत। वो मिसले महताब थी, ठंडी रोशनी देने वाला चाँद। वक़ार आफंदी की ज़मीन का रोशन महताब। थोड़े भारी होते वजूद ने भी इसकी खूबसूरती को मान न किया था, बल्कि ममता का ये रूप इसे मज़ीद दिलकशी अता कर रहा था। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? वो इसकी नज़रों की जमूद से नावाकिफ़ नहीं थी। मुस्कुराकर पूछा तो कदरे आज़रदा नज़र ज़रनिगार से दूसरा निवाला आगे बढ़ाया, मगर इसने मुंह न खोला। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने ज़री? हमारे मुस्तकबिल के लिए तुम्हें बड़ी शान से ब्याह के अफंदी हाउस ले जाने का तय कर रखा था मैंने, और नसीब में लिखा था ही किराए के 2 कमरों का मकाम। ज़रनिगार ने इसकी मायूसी और आज़रदगी को हंसी में उड़ा दिया। हाँ, तो मैं कहाँ की मलका थी? मेरी दिल की मलका तो थी ना। वो अब संजीदा था। वो तो मैं अब भी हूँ। बाकी हालात और मौसम आते जाते रहेंगे वक़ार, इनकी क्या टेंशन लेना। वो भी संजीदगी से गोया हुई थी। दिल में तो कोसती होगी मुझे, ये तंग दस्ती ये कम आएगी, तुम्हारे तो ख्वाब व ख्याल में भी ना होगी। वक़ार, इसका दिल वाकई में तड़प उठा था। क्या हो गया है आपको? मैं खुश हूँ, बहुत खुश। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोली तो इसका निवाला
इसका निवाले वाला हाथ परे करता उठ गया। जर निगार निवाला प्लेट में रख कर वापस रखते हुए दस्तरखान से हाथ साफ किया और बाउजलत उठी। किसे यकीन दिला रही हो जरी, मुझे या खुद को वो जाने इस पर हंसा था या खुद पर। सहन में सामने लगे बेसन पे जाकर कुल्ली करने लगा। हाथ मुंह धोकर वापस आया तो निगाह सफ़ेद तौलिया इसके हाथ में थमाया और पलट के कमरे में चली गई। वक़ार ठटका, वो नाराज़ हो गई थी। तौलिया रैक पर लटका कर उसके पीछे कमरे में गया। पलंग के किनारे बैठी सर झुकाए चादर की डिज़ाइन पर उंगली फेर रही थी। वक़ार को खुद पर अफसोस हुआ, ऐसे ही टेंशन का शिकार होकर इसका भी मूड ख़राब कर किया था। इसके सामने खड़ा होकर वक़ार ने दोनों हाथों में इसका चेहरा थाम कर ऊपर किया तो नम आंखें सीधी चैन कर गई। मैंने तो ऐसे ही, तुम तो सीरियस हो जाती हो यार, पता तो है फजूल बोलता रहता हूँ मैं। आप इन हालात में गुजारे करेंगे तो क्या मैं नहीं करूँगी वक़ार? लाखों की लालच में मैं नहीं, इज़्ज़त की रोटी की लालच में आपके साथ निकाह किया है, फिर क्यों मेरा दिल दुखाते हैं? मुकम्मल भरोसा भी नहीं करते, आधा भरोसा तो दिल तोड़ देता है वक़ार। वो बेहद आज़रदा खातिर थी, आंखों में नमी और लरसते गुलाबी लब। वक़ार ने पशेमान होकर बेख्तियार इसके सर अपने सीने से लगा लिया था। आगा जान का फ़ोन आया था। सलाम दुआ के बाद उन्होंने हंकारा भरा और तंज से पूछा, क्या हाल है बरखुरदार? इश्क का भूत उतर आया या अभी भी कुछ बाकी है? मैं इस भूत के साथ बहुत खुश हूँ, आप काम की बात करें। वक़ार ने रसान से जवाब दिया तो वह तहकमाना रऊनत से बोले, ये ड्रामाबाजी छोड़ो, बहुत जज्बातियत दिखा ली तुमने और बर्दाश्त कर ली हमने, सीधा घर आओ। तो फिर आप भी अपनी बहू के इस्तकबाल की तैयारियां कर ले बाबा जान। वो बड़े इत्मीनान से बोला, बकवास बंद करो। वो तब उठे, गरज कर बोले, खबरदार जो इस नुत्फ़े ना तहक़ीक़ को दोबारा इस घर में लाने की बात की हो तो। इनकी ज़बान से ज़रनिगार के लिए गाली सुनकर वक़ार के रगों में शरारत दौड़ उठे। बाबा जान, वो ने सख्ती से टोक गया, उसका माजी जो भी रहा हो, उसकी मौजूदा पहचान यही है कि वो वक़ार आफंदी की बीवी और आगा ज़ुल्फ़िकार आफंदी की बहू है। उल्लू के पट्टे, खबरदार जो हमारा नाम इस बेहमियत औरत के साथ जोड़ा। वो गैज़ व ग़ज़ब का शिकार होने लगे तो फिर वक़ार आफंदी को भी भुला दें। इसका नाम भी इस औरत के नाम के साथ जुड़ चुका है बाबा जान, और अब मौत के बाद ही अलग होगा। इसकी आंखों में सुर्ख़ी उतर आई। बाज़ औक़ात दिल के बहुत करीब रहने वाले ही दिल दुखा जाते हैं, बस हमें पता देर से चलता है। इसके अपने भी यही काम कर रहे थे और बार बार कर रहे थे। हर बार ज़रनिगार इसके दिल में मज़ीद उतर जाती और इसके और करीब हो जाता। बहुत पछताओगे वक़ार, वापस लौट आओ इससे पहले कि मैं भी भूल जाऊँ तुमसे हमारा रिश्ता क्या है। भूल तो आप चुके हैं बाबा जान। इनके तंद तेज़ लहजे को वक़ार आफंदी की ठहरी हुई पुरसुकून आवाज़ ने काट दिया। जब मुझे 3 बार नौकरियों से जवाब मिला, बिना नोटिस के निकाला गया, तभी थोड़ी सी तहकीक के बाद पता चल गया कि मुझे आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, इतनी कि अपने बेटे को टके टके की नौकरियां करने ही नहीं दे रहे। देख ही नहीं सकते इतनी मोहब्बत करते हुए। दूसरी तरफ एकदम खामोशी छा गई थी। शदीद आगा जान को तवक्का नहीं थी कि वो मामले की तह तक पहुंच चुका होगा। वो फिर वो खंकार के तनफ़ुर से बोले, महसूस करोगे इसमें भी हमारा प्यार पाओगे वक़ार अफंदी। वह तलख़ी से मुस्कुरा दिया, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा सोना कमरा तुम्हारा इंतज़ार में है वक़ार। लौट आओगे तो सब बिना कुछ जताए तुम्हें गले से लगा लेंगे, मगर तन्हा, फ़क़त वक़ार अफंदी। और वो जो वक़ार अफंदी अंदर से मर जाएगा बाबा जान, उसका क्या? वो गमो अंदोज़ से चूल लहजे में बोला, ड्रामो फिल्मों वाले डायलॉग मत बोलो मुझसे वक़ार। कॉल देकर फिरने वाले अंदर से मर ही जाया करते हैं बाबा जान, और मैं वादा करके मुकरने वालों में से नहीं हूँ। अल्लाह हाफिज़, इसने क़तइयत से कह के लाइन काटी, फिर मोबाइल ही बंद कर दिया। वो जहनी इंतशार का शिकार हो रहा था। ज़रनिगार ऐसी हालत में थी कि वो नौकरी से फारिग दोस्तों से मदद लेना गवारा न था। इनके घर वाले भी वक़ार से इनका मेल जोल अब ख़ास पसंद नहीं करते थे। कुछ आगा जान की मेहरबानी, जो इनके दोस्तों के जो बेटे हुए, तब इस नज़रनिगार को लेकर सबकी नज़रों से रूपोश हो जाने का सोच लिया। किसी छोटे दूर दराज महल्ले या गांव जहां आगा जान की सोच की भी रसाई ना हो। मगर अब ज़िंदगी बदले लेने का वक्त आन पहुंचा था। ज़िंदगी से भी कोई बच सका है भला? और ज़िंदगी से बचकर सिर्फ वही भाग सकता है जिसको मौत आ जाए। दहाड़ की आवाज़, इसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो
आईने के सामने खड़ी तज़य्युन के हाथ से हेयर ब्रश गिर गया। या अल्लाह, वो लरस कर पलटी। फिर दरवाजे में मेहरमां को देखकर इसे शदीद गुस्सा आया। ये कौन सा तरीका है किसी के कमरे में आने का? मैं भी तुमसे यही सवाल करने आई हूँ कि ये कौन सा तरीका है किसी की ज़िंदगी, किसी की पर्सनल्स में आने का? वो सर्द लहजे में तलखी से पूछ रही थी। तज़य्युन ने चंद सेकंड्स इसकी बात को समझने के लिए और फिर सर झटक कर वो पलटी नीचे गिरा हेयर ब्रश उठाने लगी। मेहरमा का यकीन और पुख्ता हुआ। वो आग तज़य्युन की लगाई हुई थी। मुझे कोई शौक़ नहीं किसी की पर्सनल्स में घुसने का। जिससे तुम्हें मसला है इससे जाके निपटो, मुझे अपने मामलात में मत घसीटो। जवाब कुछ देर बाद आया और डिटाई से भरपूर आया। घसीट के तो तुम लाए हो मेरे पर्सनल अफेयर में। मोहित आफंदी को मेहरमा ने दांत पीस कर कहा तो वो भी बिगड़ी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, समझी? तुम जाके तलाल से मिलो या किसी XYZ से। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? मोहित आफंदी को बताती फिरो। ओह, मेहरमा के तासुरात दर हकीकत तासुफ तरह बेहद व हिसाब तासुफ। जो बात मैंने कही ही नहीं वो खुद तुमने कर दी तज़य्युन, बड़े अफसोस की बात है। जुमे 8 दिन हुए से आए हुए और तुम्हें वो अपना बेस्ट फ्रेंड लगने लगा। तज़य्युन की ज़बान फिसलने पर ज़रा गड़बड़ाई, मगर अब संभलने की और संभालने की अलावा कोई चारा न था। फजूल बातें करके मेरा दिमाग मत खाओ महरू। जो मोहित की अहमियत है इस घर में वो सब पर वाज़ेह है। मुझे नहीं पता तुम्हें इससे क्या मसला है, मगर मेरे लिए वो कज़न है और इस घर का एक अहम तरीन फ़र्द। वो घर के किसी भी मामले से अलग नहीं है, किसी के मामले से हो या ना हो, मगर मेरे हर मामले से वो अलग है तज़य्युन। वो गुस्से के मारे ऊंची आवाज़ में बोली तो, और तुम्हें इसके साथ मुझे डिस्कस करने की क़तई ज़रूरत नहीं। अगर इतना ही अजीज़ कज़न है तो तुम अपने पर्सनल डिस्कस कर सकती हो उसके साथ, वो भी बस शौक। मुझे क़तन कोई एतराज़ नहीं होगा। तज़य्युन का चेहरा लाल पड़ा। मुझे चीप लड़कियों की तरह पर्सनल्स रखने का कोई शौक़ नहीं, इसने तंज किया था। मेहरमा ने लम्हे भर को थम कर इसे देखा, फिर ठंडे लहजे में बोली, और अगर तलाल तुम्हें मिल जाता तो तुम्हारे ख्यालात यकीनन कुछ और ही होते। फिर तुम्हें भी कोई एतराज़ ना होता चीप लड़की बनने पर। इस तंज पर तज़य्युन का रंग एकदम फक हुआ। इसने उड़ी रंगत के साथ मेहरमा को देखा। वो बात जो आईने के सामने खड़ी होकर भी नहीं करती थी, वो मेहरमा अफंदी के दिल तक कैसी पहुंची। मगर एक बात याद रख लो तज़य्युन, मिला वही करता है जो किस्मत में लिखा हो। दूसरे से छीन कर अपना नसीब नहीं बनाया जा सकता। बहुत सर्द मगर तल्ख लब लहजे में कहकर रुकी नहीं थी, और तज़य्युन इसके जाने के कई लम्हों के बाद इसके पाँव में जुम्बिश कर पाए। लानत है तुम पर मेहरमा अफंदी। इसकी आंखों में लाली से उतर आई। मगर तुम जानती नहीं कि तुमने किसके दिल पर हाथ डाला है। अभी तो महज मोहित आफंदी को तुम्हारे पीछे लगाया है। जानती नहीं हो इसी के हाथों तुम्हें बर्बाद भी करवा सकती हूँ। बाज़ औक़ात इंसान खुद को खुदा समझने लगता है, मगर अल्लाह समझने से नहीं होने से हुआ करता है, और यकीनन कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। तो व्यूअर्स एंड रीडर्स, ये थी आज की हमारी दूसरी किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। जब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। चलिए इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली किस्त में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।